बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया तो उसमें हमने दो सेनेटर्स पे बात की थी। एक केटी ब्रिक और दूसरा चार्ल्स कमर। तो अब उस टाइम जो है वेरी डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन आज मैं थोड़े डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट करूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे इंटरेक्टिव बनाऊं मैं। तो सबसे पहले तो अब कुछ क्वेश्चंस आए थे लोगों के कि लॉबी किस तरीके से वर्क करती है, पहले ये पता होना चाहिए। तो उस पे बेसिकली सबसे पहले शुरू में हमने काम किया थोड़ा, तो उस पे इंट्रोडक्शन देते हैं। अच्छा, अब लॉबी किस तरीके से काम करती है उसके पहले हमें ये समझना होगा कि लॉबीज बनती किस तरह से हैं। भाई नेक्स्ट स्लाइड कर दें। लॉबी ना एक्चुअली कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस करती है, और जो लेजिस्लेशंस बनती हैं, बिल्स पास होते हैं तो उन पे इम्पैक्ट डालती हैं। और उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। किसी भी जो भी कोई लेजिस्लेशन न्यू पास होती है ना, तो वो बेसिकली वही लोग होते हैं बैक एंड पे, लॉबीज। और जो की टूल्स होते हैं इनके पास, उनमें इनकी फाइनेंशियल पावर आ जाती है। और इसके अलावा इनके पास इंफॉर्मेशंस कुछ इस तरह की होती हैं सेनेटर से मुतालिक या बाकी पॉलिटिशियन से मुतालिक। और बाकी इनके रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं इन लोगों के साथ। उसका मैं वजह बताता हूँ कि किस तरह होते हैं, वो आगे उस पर भी एक अलग से टॉपिक है। अब जो इनके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, वो ये होते हैं कि ये जो है लॉज को इस तरीके से बनाते हैं ताकि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया तो उन्हें फेवर दिया जाए और उनकी प्रायोरिटीज को नेशनल प्रायोरिटीज से ऊपर रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो एपैक है ना, ये हमारे लिए मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी लॉबी है जो कि समझ लें इसका मकसद इसराइल का कयाम है और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है। अब इस लॉबी का नाम जो है, इसका नाम है अमेरिका इसराइल पैक पब्लिक अफेयर्स कमेटी। और ये 1954 में कायम हुई थी। और इसमें आज 1 लाख मेंबर्स हैं। और 79 मिलियन का इसका 2023 का रेवेन्यू है। रेवेन्यू ये डिफरेंट चीज़ है, और जो ये लॉबी वैसे अर्निंग होती है वो डिफरेंट है। रेवेन्यू इस तरह से होता है कि लॉबी ने जिस तरीके से यानी कि पैक्स वगैरह के साथ मायदे की और मुख्तलिफ कंपनी से डीलें वगैरह की ना, तो उनसे जो प्रॉफिट होता है वो अलग चीज़ है। और बाकी जो इससे बिजनेस, जो इनके अपने मेंबर्स होते हैं, उनके जो बिजनेस ग्रो होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर उस चीज़ में बात की जाए तो बात बहुत आगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। और इस लॉबी को स्पेसिफिकली दी लॉबी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका इतना इन्फ्लुएंस है कि समझ लें कि ये एक लॉबी जो है पूरी तरह से अमेरिका के सिस्टम पे अब काबिज हुई हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इनका एक जो टेक्निक है जिस तरीके से ये पैसे गैदर करते हैं, तो उसे कहते हैं बंडलिंग। अब एक ना लिमिट होती है एक बंदे की डोनेशन की। फर्ज करें कि आज एक बंदे ने कैंपेन शुरू की अमेरिका में सेनेट के लिए, यानी कि सेनेट का मेंबर बनने के लिए वो खड़ा हुआ। तो अब उससे जाहिर सी बात है, अपनी कैंपेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे। अब एक बंदा जो है ना, वो एक खास लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर अंदर पैसे दे सकता है। अब फर्ज करें कि एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि एक ऐसे बंदे को आगे लाए कि जिसे वो पैसे दे के अपनी मर्जी के बिल्स पास करवाए। लेकिन फर्ज करें $1,000 लिमिट है, तो $1,000 में तो एक सेनेटर नहीं खरीदा जाता। तो इसके लिए फिर वो बंडलिंग की टेक्निक यूज करता है। वो क्या करता है, वो अपने पास कुछ बंदे इकट्ठे करता है और जाता है एक लॉबी के पास, किसी भी पैक के पास। तो उधर जाके वो एक भारी अमाउंट देता है और उन्हें बताता है कि ये जो है सिर्फ मेरी तरफ से नहीं आई, बल्कि काफी लार्ज नंबर ऑफ पीपल की तरफ से आई है, जो कि वाकई आई हुई होती है। उसके रिकॉर्ड देने पड़ते हैं उन्हें। तो जब वो रिकॉर्ड दे दिए जाते हैं, लेकिन वो उस बंदे को जो यानी कि मैन्यूवर कर रहा होता है, वो तो एक ही शख्स होता है ना, जो उससे अपनी साइड पे मोड़ने की कोशिश करता है, उस चीज को और अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो वो बंदा पहले लॉबी को पैसे डोनेट करता है अपनी कंपनी के लिए। और वो लॉबी जो है वो फिर आगे सेनेटर की कैंपेन में फाइनेंसिंग करती है, और इस तरीके से सेनेटर जो है वो इलेक्ट हो जाता है उस कैंपेनिंग की वजह से। तो बंडलिंग की टेक्निक से ये लोग जो हैं काफी भारी अमाउंट यानी कि गैदर कर सकते हैं। इसमें कुछ एविडेंसेस जो हैं वो ये है कि कुछ लॉबीज में जो है एक एक मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ 10 लोगों से जो है गैदर कर लिए गए, ए पैक में ही। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब लॉबी का जो एक और काम होता है वो ये होता है कि बाकी जो लॉबीज होती है ना, उनके साथ पॉलिटिकल बैटल्स इनके चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लॉबी है वो फर्ज करें रीन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, और दूसरी लॉबी जो है वो उन लोगों को सपोर्ट करती है जिनके पास ऑयल रिफाइनरीज। तो इन दोनों का इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि ये दोनों जिन लोगों को बैक करती हैं, जो कंपनीज इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करती हैं,
तो वो बिल्कुल समझ लें एक दूसरे की वो हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं वो एक दूसरे से, उसमें है, यानी कि एक पॉलिटिकल बैटल चल रहा है, बिजनेस बैटल। तो इस वजह से एक लॉबी जो है वो दूसरी लॉबी के मुखालिफ होती है, और फिर जो सेनेटर्स उस लॉबी से हेल्प लेते हैं, उन सेनेटर्स को भी अपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेनेटर ए ने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली लॉबी से जो है फाइनेंस हासिल की, और एक और सेनेटर सेनेटर बी है तो उसने दूसरी लॉबी से। तो वो दोनों लॉबीज जो है ना, वो भी फिर कैंपेनिंग में दूसरे सेनेटर्स को भी अपोज करने की कोशिश करेंगी, उनके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाएंगी। और जो इनकी एक बाई पार्टीजन रीच होती है, जिसमें दो पार्टीज, अपोजिट पार्टीज मिलके कुछ यानी कि खास बिल्स वगैरह पे काम करती हैं, तो उनमें भी एक दूसरे को अपोज करेंगी। और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि जो क्रिटिक्स होते हैं, तो उनके खिलाफ कैंपेन वगैरह चल रहा है, जैसे मैंने बात की, कैंपेन्स वगैरह चला के भी उन्हें हराने की कोशिश की जाती है। और इसकी एक इधर एविडेंस ये है कि 2024 में 15 सेनेटर्स को ब्लॉक किया गया, जिन्होंने 15 सेनेटर्स ने जो है ब्लॉक की एड इसराइल को 8.8 बिलियन की। तो उनके खिलाफ फिर कैंपेनिंग चलाई गई, एडवर्टाइजमेंट उनके खिलाफ चलाई गई। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब लॉबी जो होती है वो एक कम्युनिटी की तरह होती है, उसमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी आते हैं, उसमें कुछ बिजनेसमैन वगैरह भी आते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा लॉ मेकर्स भी होते हैं। तो इनका एक सालाना इजलास होता है, जिसमें ये अपने प्रेजेंट करते हैं कि किन मकासद के लिए काम करते हैं और किन किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो वो सारे आके फिर इस लॉबी में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जब लॉबी समझ लें कि सेनेटर आगे ले आती है, तो उन सब लोगों के मफादात का ख्याल रखा जाता है, इस तरह के बिल्स वगैरह पास किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो एपैक का ग्रुप है, तो ये इसराइल के क़याम के लिए लोगों को जो है एक तरह की प्रोग्राम वगैरह भी चलाता है, जिसमें लोगों का समझ लें कि एक तरह से माइंडसेट चेंज किया जाता है। लोगों को इस तरह के नज़रियात दिए जाते हैं कि इसराइल का क़याम और उसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को भी आगे से सपोर्ट किया जाता है, और जो कैंडिडेट्स इनके जो नज़रियात होते हैं उन्हें अपोज करते हैं एक बार इलेक्ट होने के बाद, तो उन्हें दोबारा आगे भी नहीं लाया जाता। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब कुछ जो हर्डल्स फेस किए जाते हैं लॉबीज को, यानी कि लॉबीज को जो मुश्किलात आती हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। जिनमें एक ये है कि जाहिर सी बात है, जब ये इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो इन पे प्रेशर आता है। ये जो है एक फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक तरह से मैन्यूवर कर रहे हैं, और उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर रहे हैं, जो कि वाकई एक चीज़ है। क्योंकि डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई पूरी दुनिया में ही कहीं भी फेयर डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह के लोग जो हैं लॉबीज के थ्रू, वो उस पूरे सिस्टम को एक तरह से हाईजैक किए हुए हैं। तो एक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। बाकी जो एपैक है, उस पर स्पेसिफिकली ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो फॉरेन इंटरेस्ट को सामने रखती है। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, टकर कार्लसन। तो वो एक बहुत मशहूर सहाफ़ी है अमेरिका का, और वो पहले प्रो ट्रम्प था, यानी कि रिपब्लिकन्स का फुल सपोर्टर था। लेकिन जब ये सारा सीन हुआ कि इसराइल को एड जाने, यानी कि एड नहीं रोक रहे थे, और अमेरिका के ऊपर जो है वो इसराइल को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो उसने भी ये बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई कि आप लोग जो हैं वो फॉरेन इंटरेस्ट को अपने कंट्री के इंटरेस्ट से भी ऊपर रखें। तो एक क्रिटिसिज्म आता है इन पे। बाकी जो प्रोग्रेसिव अपोजिशन है वो आती है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपने आप को एक तरह से प्रोग्रेसिव शो करती है। तो वो लोग भी ना, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समझ लें कि फार राइट अपने नज़रियात रखते हैं। और बाकी लीगल स्क्रूटनी वगैरह भी होती है, जब ये लोग इस तरह से बहुत भारी अमाउंट लॉबीज जो हैं वो सेनेटर्स को देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये तीन मेथड हैं, इनमें से एक मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी दो जो है उनमें एक रिवॉल्विंग डोर मेथड है जो कि लॉबीज यूज़ करती हैं। ये मेथड समझना ज़रूरी है, ये तकरीबन सारे सेंटर्स से भी रिलेटेड है काफ़ी हद तक। रिवॉल्विंग डोर्स में होता ये है कि फ़र्ज़ करें एक सेनेटर जब इलेक्ट हो गया ना, तो उस सेनेटर के नीचे जो टीम वर्क कर रही है, तो उस टीम के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, और उसके बाद, लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि वो सेनेटर्स अच्छी तरह जो वो काम करने वाले होते हैं वो अच्छी तरह उन सेनेटर्स से कनेक्ट हो चुके होते हैं। तो जब वो कनेक्ट हो चुके होते हैं, तो उन्हें एक एक चीज़ का पता होता है कि सेनेटर्स की कमजोरियां क्या हैं, किन चीज़ों पे ये बिक सकता है, इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
तो इसी तरह से यानी कि इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चला जाता है। और ये लोग जो हैं फिर आगे से जाके जो लॉबीज होती हैं उनके साथ यानी कि उन्हें बताते हैं कि इस बंदे की ये कमजोरियां हैं और इन इन चीज़ों पे बिक सकता है और इन चीज़ों पे इसके केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उससे एक तरह से ब्लैकमेल भी किया जा सकता है और ख़रीदा भी जा सकता है। और इसके बाद जो बंडल कैंपेन कंट्रीब्यूशंस हैं, तो उसमें मैंने जिक्र कर दिया कि कुछ लॉबीज होती हैं वो लोगों को यानी कि भारी अमाउंट कलेक्ट करके अपने थ्रू वो डोनेट कर देती हैं कैंपेन्स में, जो कि एक आम इंडिविजुअल नहीं कर सकता। बात है कि एक लिमिट होती है। और बाकी फिर टारगेटेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, इसमें यही चीज़ होती है कि आप जो है किसी भी पार्टी के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो आपके मौकिफ के खिलाफ हो। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इनका जो इम्पैक्ट आता है वो उसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो उनका इम्पैक्ट होता है ना लॉबीज का, उसकी कुछ एविडेंसेस हैं। 2013 में जो उसकी ओबामा की गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस टाइम ओबामा जो है वो ईरान वार के जो है बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा था, जो ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना। लेकिन इन लॉबीज की वजह से, जो एपैक है और बाकी लॉबीज, तो उनकी वजह से जो ईरान के खिलाफ जंग करने में 99 और 0 के रेशियो से वोट गए। यानी कि जो गवर्नमेंट उसके खिलाफ थी, उसी गवर्नमेंट के होते हुए सारे वोट जो हैं वो अपोजिट नैरेटिव को चले गए, लॉबी की फंडिंग की वजह से। तो ये पावर है लॉबी की। इसके अलावा लेजिस्लेटिव चीज़ों में भी ये अपना यानी कि एक रोल प्ले करती हैं, जिसमें बाई पार्टीसन को स्पॉन्सरशिप होती है, जिसमें दो पार्टीज मिलके कोई भी बिल पे वर्क करती हैं, जिसमें एक ये चीज़ आगे लेके चली जाती है कि जो यानी कि दोनों पार्टीज के नैरेटिव आगे प्रेजेंट हो, और ऐसा ना हो कि सारी जो कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें एक पार्टी के ही सारे नैरेटिव प्रेजेंट किए जाएं, यानी कि दोनों चीज़ों को साथ लेके बैलेंस रख के चला जाए। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है ये चेक्स कमर, जो सेनेटर है जिस पे हमने पहले बात कर चुके हैं। तो उसमें भी ये उसकी फंडिंग में भी बहुत बड़ा रोल रहा है पैक का। और इसके अलावा एड वगैरह भी भेजते रहते हैं इसराइल को। ये लोबी जो है स्पेसिफिकली, सर साहिल ने इसका जिक्र किया था जो अलहमरा में सर का सेशन हुआ था, तो उसमें सर ने बताया था कि चार लोग उड़े थे जब ये 7 अक्टूबर हुआ था ना, और इन्होंने $100 मिलियन किए थे इसराइल के लिए सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो ये पावर है एपेक की। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें यही चीज़ है कि एपेक्स से हमें ये आइडिया हो जाता है किस तरीके से हम पैसों को डिप्लॉय कर सकते हैं, और मुख्तलिफ नेटवर्क्स बना के उस पैसे को यूटिलाइज करके एक समझ लें पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरह से हाईजैक या मैन्यूवर किया जा सकता है। और इसके जो टैक्टिक्स हैं वो यही हैं कि आप अपनी यानी कि एक लॉबी बनाएं और उसके बाद उसमें भारी अमाउंट में नेटवर्किंग करके पैसे रेस करें। और फिर उन सेनेटर्स को ये यानी कि जो प्रोसेस ये लोग चलाते हैं ना, वो यही है कि फिर उन सेनेटर्स को परचेज किया जाता है, या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ इस तरह की आप बताते हैं कि हम आपको ये बेनिफिट्स दे सकते हैं, और उनसे फंडिंग लेके वो आगे उन सेनेटर्स को दे के अपनी मर्जी के बिल पास करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लॉबी का पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद सेनेटर्स पे प्रेजेंटेशन शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, रिचर्ड ब्लूमेंथल, तो ये पहला सेनेटर है हमारा जो कि डेमोक्रेटिक है और टीयर 2 से ताल्लुक है। अब इसमें मेरी कोशिश है कि थोड़ा इंटरेक्टिव तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो ये समझ लें कि प्रोफाइल के तौर पे नहीं प्रेजेंट कर रहा है, एक सिस्टम को समझने का एक जरिया हमारे लिए। इसमें बताया गया कि पावर और पैसे से किस तरह, और ख़ानदानी ताल्लुकात से किस तरह हम उस सिस्टम पे काबू कर सकते हैं, जो सेनेटर्स होते हैं। तो अब टीयर 2 का मतलब ये है कि ये जो सेनेटर है तो ये एक अच्छी खासा इन्फ्लुएंस रखता है। हमने 4 टीयर्स में डिवाइड किया, तो ये टीयर 2 पे लाई करता है। यानी कि थोड़ी कम पावर है लेकिन काफ़ी अच्छा नेटवर्क है इसका। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि आपके ख्याल में जो पावर है किसी सेनेटर की, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एनीबडी वन आंसर? अजान भी ज़रा माइक अनम्यूट कर सकते हैं? जी जी, जिन्होंने आंसर करना है वो हैंड रेस कर लें या कमेंट में मैसेज कर दें, चैट में मैसेज कर दें। जी,
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और यकीन आप सब खैरियत से हो। जो क्वेश्चन किया गया उसमें ये है कि जो रिपब्लिकन जो रिपब्लिक ऑफ यूएसए अमेरिका जो है, उसका अगर आइन की, अगर किसी को नो हाउ है इसमें, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसकी समझ लें कि खुलासा पड़ा हुआ है, तो उससे बड़ा एक क्लियर एक मैसेज मिलता है कि जो सेनेटर्स होते हैं, इधर तो एमएनएज होते हैं, वहाँ सिर्फ सेनेटर्स हैं। तो वो जो सेनेटर्स हैं उनका जो मुतमईना नज़र होता है वो बज़ाहिर जो उसको मकसद होता है उसका कांग्रेस में ये पेश करना कि हम अपने जो उनका हल्का या जो उनकी कम्युनिटी जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पे, वो मुद्दा पेश करना। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में वो जिस तरह कि अपने जाती या अपने ग्रोही मफादात जो होते हैं उन पे फोर्स करते हैं, सदर पे या कांग्रेस के थ्रू या अपने बिल मूव करके या उस तरह। लेकिन जो आइन है अमेरिका का, वो उनको इस चीज़ की नहीं इजाज़त देता। वो सिर्फ ये कहता है कि जो अपने जो कम्युनिटी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके जो मामलात हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो, उनकी बहबूद के लिए आप डिस्कस कर सकते हो, कानून साजी के लिए कर सकते हो। लेकिन काफ़ी अरसे से जिस तरह ये ट्रंप आए, फिर जिस तरह जो बाइडन आए, फिर ये मामलात जो रूस की इन्वॉल्वमेंट और सारा पैसे की इन्वॉल्वमेंट और जो सारे मुक़तदर हल्के हैं जो आलमी ताकतें हैं, वो अपने मोहरे फिक्स करती है। अभी जो मौजूदा जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ पे बसती है, जिन्होंने अभी उधर जाके आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ ने उधर खिताब भी किया, नहीं भाई, उधर शायद भी ये आप चीज़ें क्वेश्चन समझे डिस्कस नहीं हुई हैं मेरा। ऑन मेरा कैमरा। क्वेश्चन ये है कि सेनेटरी पावर को किस तरीके से यूज करता है। मैं यही बता रहा हूँ ना कि वो अपनी लॉबिंग करता है। वो मिसाल को मैं हूं ना, मेरे अपना हम ख्याल ढूंढेगा। जिस तरह अभी कई पार्टियां, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तानी सियासी पार्टियां वो अंगेज कर रही हैं उन सेनेटर्स को जो उनके हम ख्याल हैं। तो इसी तरह वो अपने हम ख्याल को कांग्रेस में इकट्ठा करके तो वो आगे मूव करता है बिल की सूरत में या फोर्स की सूरत में या म्यूचुअल जो है ना, वो सारे जो उनके होते हैं मफादात, उनको लेके अपने बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो रेज करके तो कांग्रेस के जरिए सदर को प्रेशराइज किया जाता है या सदर तक पहुंचाया जाता है कि इस पे बिल पे साइन कर दो या ये जो मामलात है ये अप्रूव कर दो। तो ये होता हम ख्याल ही है, लेकिन पीछे आजकल टोटल चलती है लॉबिंग। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या इंडियन कम्युनिटी अपनी लॉबिंग पे फोर्स सेनेटर अपने हम ख्याल सेनेटर्स को हायर करती है, उनके साथ कम्युनिकेशन करती है, उनको अपने डोजियज पेश करती है सबूत के साथ कि यार ये हमारे मामलात हैं, ये हमारा कंट्री है, ये हमारे कंट्री के मफादात। तो वो उनको उसके बारे में पे करते हैं। बाकायदा लाजिम नहीं होता कि माली पे हो, उनको और बहुत सारी मुराद देते हैं, लालच देते हैं। तो ये पूरे अमेरिका का भी बड़ा एक्सपोज हो चुका है कि ये भी वो चीज़ नहीं है कि आइन की पाबंदी या ना, टोटली एक्सपोज हो चुका है कि जो जो आलमी ताकतें हैं वो अपने अपने सेनेटर्स, अपने अपने हम ख्याल लोगों के साथ लॉबिंग करती हैं, पे करके उनको मफादात की तहफ़्फ़ुज़ दे के अपने ममालिक में या उनके ममालिक में। जैसे अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एक पार्टी की, एक पार्टी की। तो जो उसके हम ख्याल हैं वो जो एक पार्टी के हम ख्याल है वो उस उन सेनेटर्स को हायर करते हैं जो उनके हम ख्याल हों, ठीक जिनके हो गया। मफादात उनसे रिलेटेड हों। एक चले। कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो दूसरे सेनेटर्स के हम ख्याल को हायर करती चले। है, उनके साथ डिबेट करती है कि जी हमारा जो है ना वो मौकफ। बात सारी डिबेट की है, वहां पे सिर्फ ये आज़ादी है कि डिबेट करके आप किसी को कायल कर सकते हो, ये उधर चले, आज़ादी है। जजाकल्ला वसीम भाई। जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला वसीम भाई। जी भैया, जी आपने वजाक कंटिन्यू करें आप। जी भैया अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब इसमें मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि जैसे लोगों ने कमेंट किया कि लाज, यानी कि जो लाज प्रेस किए, भाई ने भी कहा कि लॉबिंग के थ्रू वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बाय वोट्स ये भी सही चीज़। इसके अलावा एडवोकेटिंग, जी जी बिल्कुल, ये यही सारे पॉइंट्स हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की बेसिस पे कोई भी जो सेनेटर है वो अपना इन्फ्लुएंस डालता है। अब लेकिन मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इनके नेटवर्क कितने स्ट्रोंग हैं। अब एक सेनेटर जो पहले से पॉलिटिक्स में मौजूद है ना, तो उसके पास देखें सेनेट में तो उसके पास एक ही सीट है, यानी कि वो 1/1 आउट ऑफ 100 की हैसियत रखता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े स्केल पे देखें तो एक सेनेटर जो कि 40 साल से सेनेट में है, तो उस सेनेटर को ज़्यादा नो हाउ है, उसके पास लोगों के सीक्रेट्स भी हैं, उसके पास लोगों के कनेक्शंस भी हैं। और बाकी जो है उसके पास, भाई ज़रा 1 मिनट रुके, 1 मिनट में आया। जी, उसके पास सीक्रेट्स भी हैं लोगों के। और इसके अलावा
नेटवर्किंग भी वो अच्छी कर सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो बाकी सेनेटर्स पे भी अपना कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस छोड़ के, और अगर उसके पास फाइनेंशियल पावर है तो उसे भी यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा पावर ले सकते हैं। यानी कि एक सेनेटर अपनी जो बाकी कोर मेंबर्स होते हैं उसके अंडर, क्योंकि सेनेट की भी, सेनेट में भी ना आगे से कुछ टास्क वगैरह पे टीम बनी होती हैं, तो उन टीम्स में जो है बाकी सेनेटर्स को भी किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। तो अब जैसे ये वाला सेनेटर है तो ये 40 साल से है पॉलिटिक्स में। भाई नेक्स्ट स्लाइड कर लें। ये जो सेनेटर है 40 साल से है, और इसका यानी कि मतलब ये है कि इसे जितने भी यानी कि उस एक तरह से लेजिस्लेशन को मैन्यूवर करने के जितने भी रास्ते हैं ना वो सब इसे पता है। और बाकी जो है इसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो वाइफ है वो मेल्कन्स फैमिली है एक। तो उसमें काफ़ी यानी कि मेल्कन्स फैमिली के पास ना प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, रियल एस्टेट का समझ लें काफ़ी मशहूर फर्म है। तो वो इन्हीं की है, इन्हीं के ख़ानदान की। तो इसकी वजह से इसके पास भी बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर आ गई। और बाकी ये है कि जो इसकी कंट्रोवर्सीज जिनमें इन्वॉल्व रही हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं कि इसने वियतनाम वार में कहा था कि ये खुद लड़ा है, तो इस तरह की चीज़ों पे जो है इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। Next slide. अच्छा, अब ये जो स्लाइड नंबर 3 और 4 है तो इसमें ना चीज़ें कनेक्टेड हैं। भाई इससे भी जरा अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 4 पे ले जाएं, इसमें एक चार्ट है वो दिखाना है मैंने। अच्छा, लोगों को ये शो हो रहा होगा, ये जो चार्ट है रिवॉल्विंग डोर का, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इससे ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखें, एक ऑफिशियल है, फर्ज करें ये सेनेटर जिस पे हम बात कर रहे हैं यही सेनेटर, तो इसके अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जब अपनी सरकारी नौकरी छोड़ते हैं ना, तो इन्हें पता होता है जो चोर दरवाजे यूज़ करने होते हैं, कोई भी यानी कि उसके सीक्रेट्स वगैरह पता होते हैं, या फिर जिन जिन चीज़ों के लिए यानी कि स्ट्रगल कर रहा होता है, बाकी जो इसके बिजनेस वगैरह के जिन चीज़ों में फ़ायदा दे सकता है उन्हें, वो सारी चीज़ें उसे पता होती हैं उस बंदे को। तो वो फिर लॉबीज ज्वाइन कर लेता है, और लॉबीज ज्वाइन करने बाद वो एज ए लॉबी बनी वो चीजें प्रेजेंट करता है कि आपको हम ये मफाद देंगे हमारी लॉबी, और आपने इन रिटर्न हमें ये फायदा देना है। तो इस तरह जिस लॉबी का वो पार्ट होता है उस लॉबी के भी मफाद के लिए वो काम कर सकता है, और यानी कि सेनेटर के भी मफाद के लिए। तो म्यूचुअल तरह से ये दोनों को फायदा दे देता है वो जो लॉबीस्ट होता है। तो ये इसका मेथड है। अपना जो लॉबी का लीगल तरीका है तो उसमें यही है कि कुछ लोग जो है एक खास अमाउंट में लोगों को फंड करें जो लॉबीस्ट हैं, और उसके बाद जो है वो उन जिन डिपार्टमेंट्स के वो लॉबीस्ट पार्ट हैं तो उन डिपार्टमेंट्स को आगे से यानी कि उनके मफाद के लिए काम करें। लेकिन ये जो है बहुत ही समझ लें कि एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है चीज़, और अब इसका एक तरह से ज़रा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका इंटरनेट से ड्रॉप हो गया। चलो 2 मिनट वेट करते हैं, ज़फ़ा भी ज्वाइन कर लेता है। उसका इंटरनेट शायद ड्रॉप हुआ है तो जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। यस ज़फ़ा। हेलो। आपकी जी हाँ, जी आ रही है आपकी आवाज़ अब। नेट। जी कंटिन्यू अच्छा, करें रिवॉल्विंग डोर ज़फ़ा। आप लोगों को समझ आ गया सही? एंड से आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी तो दोबारा एक्सप्लेन कर दें एंड से, ताकि कनेक्ट हो सके सब। अच्छा। अच्छा, देखें, सेनेटर होता तो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना तो उन्हें नोहा हो जाती है वो सेनेटर किस तरीके से लेके चलता है चीज़ों को,
उसकी किन चीज़ों पे क्या क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं और किन चीज़ों पे वो एक तरह से बाय किया जा सकता है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं और क्या उसके सीक्रेट्स वगैरह हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन में उसे इलीगल फंडिंग वगैरह मिल रही है। और तो इस तरीके से वो फिर आगे से ब्लैकमेल कर सकता है। तो जब वो गवर्नमेंट छोड़ते हैं ना तो वो लॉबीज का पार्ट बन जाता है। और फिर एज ए लॉबिस्ट वो दोबारा गवर्नमेंट में नहीं आता वो, यानी कि एज ए लॉबिस्ट बन के उस सेनेटर के पास आता है और उससे कहता है कि हम आपको इलेक्शन में फंड करेंगे। लेकिन उसके नतीजे में आपको फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पे हमें सपोर्ट करना होगा। तो यानी कि एक तरह से वो दोनों को, जो लॉबिस्ट होता है वो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहा होता है। जो कंपनीज उस लॉबी को बैक कर रही होती हैं उन्हें भी, और उस सेनेटर को भी। सेनेटर को ये फायदा कि वो उन्हें कैंपेन में जिताएगा, और उन कंपनीज को ये फायदा कि फिर जब वो सेनेटर इलेक्ट हो जाएगा तो वो, यानी कि उनकी बेनिफिट में आगे से बिल्स वगैरह मंजूर करवाएगा। तो ये बेसिकली टेक्निक होती है इसकी। तो इस चार्ट में बेसिकली यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि प्राइवेट कंपनीज को किस तरीके से लॉबीज में प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करके फिर आगे से उन्हें यूटिलाइज करती हैं। और ब्लूमेंथल के केस में यही चीज़ है कि जितनी भी प्रो इसराइली कंपनीज हैं जिनमें एपेक ग्रुप नंबर 1 पे है, तो वो इसे सपोर्ट करती हैं। एपेक ग्रुप बेसिकली एक लॉबी है जिसके पीछे कुछ कंपनीज भी इसे बैक करके उन्हें फंड करती हैं। अच्छा जी। अब हमारी पिछली लास्ट टाइम ना एक भाई ने डिस्कशन की थी, वो मुझे पता नहीं कि प्रेजेंट है नहीं, खैर डिस्कशन ये हुई थी कि जो लॉबिंग का सिस्टम है ये ब्राइबरी कहलाएगा या नहीं। तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोगों की इस पे क्या राय है, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस पे तो मैं नहीं कुछ कह रहा, बट मेरा सवाल था कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटर कौन से टायर पे है और कौन से लॉबी भाई से उससे इसका सपोर्ट कर आंसर रहे हैं। मैं, चलिए मैं आपको आंसर कर देता हूँ। वैसे क्वेश्चन आंसर एंड पे रखे थे, चलें। इसका ये आंसर है कि कुछ खास हमने इन्हें टीयर्स दिए हैं। तो ये इस तरह से किया हमने कि उसका कितना मीडिया में इन्फ्लुएंस है, बाकी उसके एक्सपीरियंस कितना है, कितने टाइम से वो सेनेट का पार्ट रहा है, और कितने उसके नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी लॉबीज उसे बैक करती हैं, और उसका मीडिया में कितना इन्फ्लुएंस है, और फैमिली बैकिंग कितनी है उसकी। इन चीज़ों पे हमने उन्हें कैटेगराइज किया। जी तो अभी मैं लॉबी से एक आयत कैसे शरीफा पता। में यहूदियों के बारे में पढ़ रही थी कि इन लोगों ने इसराइलियों के लिए ये कह दिया था कि ये जो उम्मी लोग होते हैं जो हमारे दीन से बाहर के लोग हैं, उनको तो तुमने यानी उनका हक भी नहीं देना, और जो इसराइली है उसको जैसे तैसे भी तुमने मदद करनी है। अगर जज हो तो अपने चाहे लॉ से उसकी मदद करो, कहो कि हमारा लॉ ऐसी है, और अगर वैसे ना मदद हो सके तो उम्मियों के लॉ से, यानी जो गैर इसराइली लोग हैं उनके लॉ से उनकी मदद करो। और अगर दोनों तरीके से ना हो सके तो बाय हुक और बाय क्रुक जैसे मर्जी अपने इसराइली भाई की मदद करो। और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में मना फरमाया है। तो अगर मुसलमान लॉबी भी करेगा तो वो ये देख के करेगा कि हक हक के ऊपर वो लॉबी करेगा तो वो गलत नहीं होगी, लेकिन ना हक पे तो हम नहीं करेंगे। जी डेफिनेटली, ये इसमें मेन चीज़ है। और आप ये देखें कि एक सिस्टम जो कि पहले से करप्ट है, तो उसमें तो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना है, वो सिस्टम बातिल पे चल रहा है, तो उसे चेंज करने के लिए आप कोई उसमें, यानी कि उस सिस्टम में हक मौजूद ही नहीं है, तो आप किस तरह से उसमें हक ला सकते हैं। तो इस सिस्टम को जाहिर सी बात है यूटिलाइज करने के लिए उस सिस्टम के लॉस पे ही चलना पड़ेगा, और उस सिस्टम के मुताबिक ये चीज़ इलीगल नहीं है उस सिस्टम में भी, तो ये ब्राइबरी कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कर लें भाई। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये समझ लें कि मैं ज़बानी दावा नहीं है कि इन सेनेटर पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसका आगे से कंपनीज पे इम्पैक्ट जाता है। तो इसकी कुछ मिसालें वगैरह मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एक डिफेंस की कंपनी है कनेक्टिकट। तो उस कंपनी के जितने भी पैसे मिलते हैं ना, और तो इस सेनेटर के पास आते हैं, और फिर वो आगे से इसी कंपनी के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मंजूर करवाता है जिससे उस कंपनी को फायदा हो। तो ये चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। यानी कि जब वो सेनेटर इलेक्ट हो रहा होता है तो उस टाइम वो कंपनी जो है फाइनेंसिंग करती है इसकी कैंपेन में,
और फिर आगे जो बिल पास होते हैं तो वो ऐसे बिल होते हैं जिनमें उस कंपनी का फायदे को प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके अलावा इसकी कंपनी जो है उसको ज्यादा शेयर खरीदे हुए थे। तो उसके बाद जब ये लोबी इसमें सेनेटर बना, तो इसने ऐसे बिल वगैरह मंजूर करवाए जिसमें जो टेक कंपनीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा वो दिया गया, यानी कि टैक्स वगैरह में छूट दी गई। अभी इस पे जब इससे पूछा गया कि ये जो पैसे हैं ये आपके पास कहाँ से है, जो उस कंपनी से यानी कि जो कनेक्टिकट का डिफेंस बजट था तो उसमें से मिले। तो जब इसे पूछा गया तो यही कहते हैं कि हमें नहीं पता कि पैसे किधर यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई इस तरह के बिल वगैरह मंजूर करवाते हैं लोग, तो वो इसीलिए करवाते हैं कि पैसे जो है वो इन्हीं के पास आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कर दें भाई, इसमें भी कुछ ऐसा सच नहीं है करने वाला। अच्छा, जो अब इनका खानी ताल्लुकात हैं तो उनका भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो कि इन्हें बैक कर रहा है। अब इसका जैसे मैंने बताया कि इसकी जो वाइफ का ख़ानदान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी वगैरह है उनके पास। एम्पायर स्टेट कंपनी बिल्डिंग कंपनी का नाम है। और इसके अलावा ये खुद भी जो है ओवरसाइट के में डिफेंस टेक और बायोटेक के काफ़ी बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। और इसके अलावा खानदान जो है का वो बाकी भी बिजनेस वगैरह और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो एक तरह से जब कनेक्शन बन जाता है ना फाइनेंस और पॉलिटिक्स का, तो फिर समझ लें कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि एक जो वो एक चीज़ रिफ्रेन करती है आगे से कोई भी अमेंडमेंट वगैरह करने में, वो यही होती है ना कि आपके पास फाइनेंस नहीं है या आप उस चीज़ को फंड नहीं कर सकते अपनी कैंपेन को, और अपना नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल पावर आ जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इनके कुछ बिजनेसेस जो हैं वो चाइना में भी हैं, जैसे मैंने बात की कि डिफेंस टेक और बायोटेक, और इसमें बेसिकली यही चीज़ है कि किस किस चीज़ में इनका इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट स्लाइड भाई, 12 कर दें, स्लाइड नंबर 12। मुझे बता दीजिएगा जिस स्लाइड पे रुकना है। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जी। अच्छा, अब जो इनके पॉइंट्स ऑफ लेवरेज हैं तो उन पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है, नहीं प्रीवियस कर लें भाई। जो इनके पॉइंट्स ऑफ लेवरेज है ना उस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि उसे हम यूज कर सकते हैं भाई। उसी पे आप ना शायद आगे चले गए हैं, 2 स्लाइड पीछे कर लें। प्रीवियस सेनेटर की लास्ट स्लाइड थी ना उस पे। ये वाली किससे प्रीवियस? भाई ये तो मेरा ख्याल है 4th स्लाइड है, जो मैं आपको बताता हूँ। जो इस सेनेटर की लास्ट स्लाइड है ना जिसका इन्हीं कलर उसमें है, बैन रेलो जान के जो है उससे पहले, जो इंट्रो स्लाइड है उससे पहले। जी, बन रहे से ये लेफ्ट प्रीवियस स्लाइड ये वाली है। ये भाई, तो अब इनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन्हें किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें पहली ये चीज हो सकती है कि जब भी कोई लॉबी किसी सेनेटर को अपोज करती है या उसे किसी तरीके से उस पर इन्फ्लुएंस करना होता है, तो उसकी जो मिस्टेक्स होती है ना उन्हें बहुत ज्यादा कैप्चर किया जाता है। उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग में उसके जो ऐसे उससे कोई ऐसी चीज निकली हो जो कि झूठ कंसीडर हो, तो उसे यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसने वियतनाम वार में कहा था कि खुद लड़ा है, तो इसे यूटिलाइज करके फिर आगे से बहुत मीडिया प्रोपेगेंडा किया जाता है, उन पे मीम्स वगैरह बनाई जाती हैं। इसी तरह भी जेडी वैंस की एक वो बहुत मशहूर मीम मशहूर हुई थी। तो इस तरीके से उन्हें समझ लें कि एक तरह से डिफेम किया जाता है। उसके अलावा जो इसकी इनकी हिपोक्रेसी होती है उसे भी यूटिलाइज किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। या जैसे कि ये सेनेटर जो है वो अपनी फाइनेंस को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता कि इसे किधर से एड मिली है।
तो इस चीज को भी यूटिलाइज करते हैं आगे जब कैंपेनिंग वगैरह होती है इसके खिलाफ। और अगर तो जो लोग इसको सपोर्ट करती हैं वो फिर इन चीजों को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा करती हैं अपना। तो जिनका सियासी काम है और इनके खानदानों की जो कारोबारी मफाद हैं तो उन्हें भी कोरिलेट करने जो उनके भी कोरिलेशंस हैं ना उन्हें भी यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जो लॉबीज हैं जो इनके अपोज कर रही हैं इन्हें, तो वो इस चीज़ को यूटिलाइज करती हैं कि ये जो है बिजनेस में अपने बिजनेस इंटरेस्ट हासिल कर रहे हैं पॉलिटिक्स से। अच्छा, तो अब इसका रिजल्ट ये है कि यानी कि इस सब का जो मकसद है ना रिसर्च करने का, वो ये नहीं है कि हम एक सेनेटर पे स्टडी करें, बल्कि हमें उस सिस्टम को एक तरह से डी करना है। तो इसका मकसद यही था प्रेजेंट करने का कि इस सिस्टम को समझा जाए कि ये बेसिकली नोट से यानी कि वोट पे नहीं काम करता बल्कि नेटवर्क और फाइनेंस पे काम करता है। ब्राइबरी जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है। और तो प्रोफाइल जो है कि शख्सी तैयार करके उसका सिस्टम समझना चाहिए हमें बेसिकली, तभी हम उस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेनेटर शुरू होता है। नेक्स्ट स्लाइड कर लें भाई। बेनरेलुजान, ये टीयर 3 में लाई करता है। और इसका जो समझ लें एक तरह से सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि इसने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया था कि ये अवाम में से ही है, यानी कि क्लास डिफरेंस इसका नहीं है। क्योंकि ये जो है काफी टाइम तक कैसीनो में काम करता रहा, तो ये प्रेजेंट करता था कि इसका जो यानी कि बैकग्राउंड है वो आम इंसान वाले ही है, तो ये जो है अवाम के मसाइल समझता है। तो इस तरीके से एक तरह से कैंपेनिंग में इसने यही चीज आगे प्रेजेंट की। और डेमोक्रेट पार्टी का ही मेंबर है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इस पे जो ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसने ना काफी चीजों में झूठ बोला है। एग्जाम्पल, एक यही चीज जो मैंने आपको जिक्र किया कि इसने ऐसी इमेज प्रेजेंट की कि आम आवाम का ही नुमाइंदा है। लेकिन जब बाद में लोगों ने सर्च किया तो इसके जो फादर थे वो काफी मशहूर बिजनेसमैन भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। पॉलिटिशियन के तौर पे वो इतना मंजर आम पर नहीं है, लेकिन बिजनेस के तौर पे वो काफी हिडन यानी कि नाम था उनका बहुत बड़ा। तो मेन इसमें ये चीज़ है कि यानी कि ऐसा प्रेजेंट कि इन्होंने कि आम आदमी थे और काफ़ी इन्होंने यानी कि आम जॉब्स वगैरह करते रहे। इन्होंने ये बताया कि कैसीनो वगैरह में इन्होंने जॉब की थी ब्लैक जैक डीलर के तौर पे। और हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के पॉलिटिशियन हैं जो कि इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नून लीग है तो उसमें भी यही कहा जाता है, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, कि एक यानी कि उन्होंने नैरेटिव दिया था काफ़ी टाइम पहले कि हमारे जो ख़ानदान है वो काफ़ी गरीब है और हमारा जो बाप था वो किसान था। और उसके एक मौके पर इसी तरह उन्होंने दूसरा नैरेटिव बिल्ड किया। तो ये चीज़ें करते रहते हैं, जब इन्हें मफाद चाहिए होता है तो अपनी इमेज इस तरह की प्रेजेंट करते हैं ताकि ये आवाम से एम्पैथी ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, और इसने एक ये चीज कही थी कि मैं जो कभी भी जो फेडरल लॉबिस्ट है ना उनसे पैसा नहीं लूंगा। और ये जो है ये वादा इसने यानी कि करके और एक तरह से इसने उससे यानी कि वो नहीं किया, उस पे यानी कि फॉलो अप किया, लेकिन उसने डायरेक्ट लॉबीज के वजह से पैसा लेने के बजाय अपनी एक लॉबी खड़ी की और उसमें जो है कंपनीज से इसे इन्वेस्टमेंट मिलती गई। तो एक ये चीज इसका सेलिंग पॉइंट थी जब इसने कहा कि मैं बाकी लॉबीज से पैसे नहीं लूंगा। और इसके अलावा एक और सेनेटर है बर्नी सैंडर्स, उसने भी यही दावा किया था, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो अप करता है और वो काफ़ी मशहूर सेनेटर है। उस पर भी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन दी जाएगी आप लोगों को। और फिर इसके बाद 2011 में भी इसने यही कहा कि मैं जो लॉबीज से इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा। और लेकिन 2019 में जो है इसने पैक कॉरपोरेशन से दोबारा $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ली। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कर दें भाई।
अच्छा, अब कॉरपोरेट से जो डायरेक्टली पैसा नहीं लिया जाता तो फिर ये लोग इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करते हैं कि ये अपनी अलग पैक बना के फिर उसके अंदर जो है डोनेशन हासिल करते हैं, उसमें मुख्तलिफ कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं और फिर उन इन्वेस्टमेंट पे ये जो है आगे से अपनी कैंपेनिंग करते हैं और फिर जब भी ये जीतते हैं तो उन कंपनीज को डायरेक्टली सपोर्ट करके उनके बिल्स वगैरह मंजूर कर, सेम गेम है। और इसके बाद तो इसका यानी कि एविडेंस है वो हमें टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में मिलती है, टेलीकॉम कंपनीज में मिलती है कि जिधर इसने जिनसे इन्वेस्टमेंट हासिल करने के बाद उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उनके बिल वगैरह मंजूर किए थे। और इसी तरह इसने एनर्जी सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जो कि यानी कि कुछ लोगों ने ना इस पे जो फ्री रिन्यूएबल एनर्जी है उस सेक्टर को, जब इससे इन्वेस्टमेंट मिली, पहले इसका थोड़ा डिफरेंट नैरेटिव था लेकिन इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद इसने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसमें भी ये चीज़ हमें वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है कि जिन इलेक्शंस में इससे भारी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट मिली तो उन इलेक्शंस में ये काफ़ी हाई मार्जिन से जीता है। आप लोग देख सकते हैं 2020, 2018, 2016, 2012 और 8 का रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कर दें भाई। अच्छा, अब इनकी जो फाइनेंशियल पावर है तो वो बेसिकली जिस तरह हमने पिछले सेनेटर की बात की उसी तरह इन लोगों की पावर बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड से ही आती है। इनके पीछे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है और फिर बाकी बिजनेस में कितना उनका रोल है, तो इस इन सारी चीज़ों पे अब ये जो है डीसीसीसी के चेयरमैन रहे हैं, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना तो उसकी कमीशन कमेटी जो है उसके चेयरमैन रहे हैं, जिससे जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है वो उसी कमेटी में उसी कमेटी के पास आती है। तो जब ये उसके लिए इलेक्ट हुआ तो इसके पास काफी बड़े नेटवर्क क्रिएट हो गए। और इसके बाद इसने इस चीज पे भी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ कि इसने कहा कि जो दूसरी पार्टी है तो उसके लोगों को ये आगे नहीं आने देंगे। जब इन्हें इन्वेस्टमेंट मिली ना तो इस चीज पे क्रिटिसिज्म किया गया कि ये उस पैसे को इस चीज यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भाई लास्ट करना स्लाइड। अच्छा, जो अब इस पे केसेस और स्कैंडल्स वगैरह हुए हैं तो हमें उससे कुछ यानी कि जिन पॉइंट चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनके बारे में आइडिया हो जाता है। एक ये चीज़ है कि जो इस तरह की बातें जो कि इसके एक्ट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं उन्हें यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा पॉलिसी रिवर्सल एक चीज़ है, यानी कि पहले कोई चीज़ एक बात कही लेकिन जब लोबी की तरफ से प्रेशर आया तो अपना मौकिफ चेंज कर लिया, एक ये चीज़ यूटिलाइज करते हैं ये लोग। और इसके अलावा इनकी जो फंडिंग है वो किधर से आ रही है। कुछ लोग जो हैं जिस तरह मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था एक ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट, ये लोग जो हैं कुछ इस तरह के चैनल्स यूटिलाइज करते हैं जिनके थ्रू एड हासिल कर लेते हैं ये लोग, लेकिन पता नहीं चलता कि वो आई कहाँ से है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उस तरीके से इन्हें एड भेज देती हैं। तो बेसिकली ये वही पॉइंट्स हैं जो कि तकरीबन सारे सेंटर्स में कॉमन है। तो यहाँ पे ही समझ लें कि एक तरह से इख्तिताम है इस प्रेजेंटेशन का। और इससे जो हमारा मकसद है उससे मैं एक बार आप लोगों को दोबारा याद दहानी करवाना चाहता हूँ। इन सेनेटर्स को स्टडी करने का ये पर्पज़ है हमारा कि हम ये समझें कि किस तरीके से लॉबीज वर्क करती हैं और किस तरीके से इन सेनेटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। और इसी तरह जब हम इस सिस्टम को समझ लेंगे फिर ही हम अपने नेटवर्क्स बना सकते हैं। हमें ये चीज़ एटलीस्ट पता चल जाएगी कि किन तरीकों से और किन चैनल्स को यूटिलाइज करके सेनेटर्स को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकते हैं। तो बस ठीक है, यहाँ पे एंड है होता है हमारे सेशन का उसका प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन आप लोग अपने पूछ लें। जी नाज़िया, आप अपना माइक म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि तमाम काम जो है वो सेनेटर्स ही कर रहे हैं, तो
फिर यूएस कैबिनेट के मेंबर्स का क्या काम है, उनकी क्या पावर्स है, जब तमाम पावर्स कैबिनेट और के सब कुछ। मेंबर जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो होती है इसमें, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है पाकिस्तान का भी और यूएस का भी, वो तीन यानी कि पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। एक उसमें लेजिस्लेटिव होती है जिसमें सेनेटर्स आते हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है उसमें जो लॉ बनाती है, उसका मुझे नाम नहीं याद। तो वो होते हैं ना कैबिनेट मेंबर्स, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। उनका काम होता है जो लॉज बन चुके हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना। फॉर एग्जांपल, मुल्क में जो है ऐसी सिचुएशन है कि दो मुल्कों के दरमियान जंग होने वाली है, तो जो वार कैबिनेट है वो उस चीज का फैसला करेगा कि हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। यानी कि समझ लें टोटली डिफरेंट काम है दोनों डिपार्टमेंट्स के। जी अम्मार, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरे ये है कि जो आपने बताया कि लॉबी कंपनीज जो लॉबी करती हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, जिस किसी तरीके से भी किसी सेनेटर को अपने हक में बोलने का या किसी गवर्नमेंट को अपने हक में लाने की कोशिश करती हैं, उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ और गवर्नमेंट मेरे हक में लॉज बनाती है और दूसरी कंपनीज के खिलाफ लॉज बनाती है ताकि मेरे इंटरेस्ट में जाएं चीज़ें, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। या मैं कोई पेट्रोलियम कंपनी हूँ तो गवर्नमेंट जितना पेट्रोलियम बाय करती है वो कोशिश करे कि मुझसे बाय करे। लेकिन जी गवर्नमेंट के जो काम है वो ये है कि वो देखे कि फाइनेंशियली कौन सी कंपनी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। अगर एक वेपन कंपनी से गवर्नमेंट खरीदती है वेपन्स इस बिहाव पे कि वो उनके लिए लॉबी कर रही है, तो इस तरीके से वो उस कंट्री को नुकसान में लेके जा रहे हैं, उनका पैसा ज़ाया कर रहे हैं और उनको लाइक दूसरी कंट्रीज उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करके उनसे ऊपर जा सकती हैं। तो इसके खिलाफ यूएस लीगल सिस्टम में या इंग्लिश लीगल सिस्टम में कोई उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है कि उनके ऊपर कोई केस हो सके कि ये अपने जिनके इंटरेस्ट में फैसला कर रहे हैं उनके जरिए ये हमारा नुकसान कर रहे हैं और अच्छी कंपनीज को छोड़ रहे हैं। नहीं भाई, लीगली तो इस पे कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन इस पे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। अब अमेरिका में न्यूयॉर्क जो है ना, तो उसमें एक नया मेयर मुंतखब हुआ है, जोहरान ममदानी। तो वो बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को आगे लेके आया है कि हमें जो है उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कि बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं। वो बेसिकली अपना जो है एक सोशल, उसका जो सोशलिज्म है उसका नैरेटिव लेके आगे चल रहा है कि हमें जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज करना चाहिए और आम बंदे को फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन जो उनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उन लोगों की रोकथाम के लिए कोई इस तरह एज सच कोई कानून नहीं मौजूद। और मौजूद हो भी तो उससे समझ लें कि बाईपास करने के उनके पास मेथड मौजूद हैं पहले से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अगर किसी सेनेटर ने मेरे खिलाफ, फॉर एग्जांपल मैं एपैक की मिसाल लेता हूँ, एपैक ने देखा है कि ये सेनेटर्स जो हैं ये उसके हक में हैं, तो उन सेनेटर्स को उनके सेनेटर्स के हक में वो प्रोपेगेंडा करेगा अपनी सारी न्यूज़ एजेंसीज, अपने सारे सेनेटर्स और अपने सारे नेटवर्क्स के थ्रू उसका कद बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको ऊपर लेके आएगा फाइनेंशियली भी और जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो पब्लिक में उसके थ्रू भी। और जिन लोगों को वो लाइक पसंद नहीं करते या जो उनके खिलाफ जाएंगे या उनके हक में नहीं बोलेंगे, उन सेनेटर्स को डिग्रेड करने के लिए उनके स्कैंडल्स को शोकेस करना, उनके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करना, उनके डिसीजंस पर तनकीद करना उनका काम है। तो इसमें हम आवाम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम सेनेटर्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सेनेटर्स का सिर्फ एक ही गोल होता है कि उन्होंने लाइक सीट पे रहना है, उन्होंने पावर में रहना है और उनको वो सब इसीलिए कर रहे होते हैं। उनका कोई इन्फ्लुएंस उनको कैसे कर सके। इन्फ्लुएंस का मतलब तो ये ना हम किसी बंदे को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी तरफ, किसी बंदे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो ये डिसीजन ले और ये ना ले। इस तरह की कोई चीज है, मुझे समझ नहीं आई शायद कि इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है एक सेनेट को। देखें बेसिकली अवाम को एक तरह से मुंतशिर करने का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जो सेनेटर, जो अपोजिंग, जिस सेनेटर को अपोज किया जा रहा है वो या तो अपना नैरेटिव चेंज कर ले, या फिर उससे अगर नैरेटिव नहीं चेंज करता तो उससे इतना यानी कि उसकी इमेज खराब कर दी जाए कि वो ऑटोमेटिकली अपनी यानी कि उस पोजीशन सिक्योर ना रख सके। तो इस तरीके से सेनेटर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेनेटर के लिए हम आवाम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि आवाम उसके हक में या उसके खिलाफ हो जाए, या आप ये भी जी कहना जी। चाह रहे हैं कि हम उस सेनेटर को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, या सिर्फ यही है जो मैंने आपको सेनेटर बताया कि। नहीं, जैसे आपने कहा वो भी है और ये भी चीज़ है
कि जब अवाम प्रेशर डालेगी, उस सेनेटर के खिलाफ हो जाएगी, तो उस सेनेटर को भी प्रेशर में आके हो सकता है कि वो जो लॉबी का मौकिफ है उसे एक्सेप्ट कर ले, और कई मौकों पे ऐसा हुआ भी है। जो इससे पिछली प्रेजेंटेशन थी उसमें एक सेनेटर का मैंने पॉइंट दिखाया था कि जिसमें उसका नैरेटिव जो है चेंज हो गया था प्रेशर आने के बाद। ठीक है, समझ गया। थैंक यू। जी अहमद, हाँ आप म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ये दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो एक बिल पास होता है, इसका इजी वे में आप अगर आपको कि स्टेप या प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम द वेरी आइडिया टू द साइनिंग जो होता है, वो क्या प्रोसेस होता है। सेकंड ऑफ ऑल ये है कि यूएस का और पहले यूएसएसआर था, फिर अब रशिया आ गया, दोनों की मतलब राइवलरी चल रही है, और आई थिंक ये कि ताकि आमद चलती रहेगी। तो ये अभी तक रशिया, जबकि वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है, उसके स्पाइस इतने स्ट्रांग हैं, उसकी केजीबी मानी जाती है यूएस में भी, तो वो अभी तक लॉबिंग क्यों नहीं कर सका अपने हक में, उसने कोई इतने बिल्स क्यों नहीं निकलवाए। thirdly, जो भाई एक बात कह रहे थे कि जो मैं छोटा सा आंसर देना चाहूँगा, यार ऐसे होता है कि ना, कंपनीज अब फॉर एग्जांपल एक लॉकहीड मार्टिन है, वो यूएस को डोनेशन देती है, लॉबिंग वगैरह करती है। उससे होता है क्या है कि यूएस को भी फायदा हो रहा होता है, लॉकहीड मार्टिन को भी फायदा हो रहा होगा। लॉकहीड मार्टिन को फॉर एग्जांपल टैक्स एग्जम्पशंस हो रही होंगी, उसके अपने बेनिफिट्स पूरे हो रहे होंगे। यूएस से क्या होगा, य- जब लॉकहीड मार्टिन अच्छा परफॉर्म करेगी ना, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल लॉकहीड मार्टिन के F-16 लेगा, तो फायदा किसको होगा, यूएस को होगा। अभी इसराइल गजा की जंग लग रही है, फायदा किसको हो रहा है, यूएस को हो रहा है। यूक्रेन रशिया की वॉर रही, फायदा किसको हुआ, यूएस को हुआ। तो वो यूएस को कंपनी को भी फायदा होता है, और गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। तो इसलिए आप केस करोगे भी तो क्या ही करोगे उसमें फिर। अच्छा, हो भी सकता है, लेकिन खैर, बस बाकी ये दो सवाल है मेरे कि बिल पास करने का रास्ता क्या है, मतलब स्टेप प्रोसेस क्या है उसका, और अभी तक रशिया ने क्यों क्यों नहीं अभी तक लॉबिंग की यूएस के अंदर, डिस्पाइट बीइंग सो अच्छा भाई, स्ट्रांग। पहला जो क्वेश्चन है तो उसमें मुझे खैर इतनी डिटेल नहीं पता। बेसिकली उसके यही प्रोसेस होते हैं कि जो सेनेट में डिस्कस होते हैं पॉइंट्स, तो जो पॉइंट्स गवर्नमेंट के हक में होते हैं उस पर फिर वोटिंग चलती है। उस वोटिंग में आई थिंक 60% अभी चाहिए, जो 60% आपको उसके हक में वोट चाहिए। पहले कुछ टाइम तक 51 रहा, अब लेकिन शायद 60 हो गया। तो 60% अगर आपको वोट मिल जाए तो वो फिर आगे जो प्रेसिडेंट है उससे मंजूर होता है, उस पे उसके दस्तखत होते हैं, और फिर वो बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होने की तरफ जाता है। तो सिंपल इसका ये है, इसकी ज़्यादा टेक्निकलिटीज का मुझे आइडिया नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, सेनेट में भी ना मजीद डिवीजन होती हैं। बिल्कुल। फर्ज कर लें कि एक टॉप एक यानी कि एक खास डिपार्टमेंट के लिए काम हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट के लिए 10 सेनेटर्स मुंतखब हो जाते हैं। उनका एक हेड बनता है, और उस तरह एक मेजोरिटी हेड होता है उनका, मेजोरिटी सेनेटर। तो वो फिर हम्म। उसके हक में बिल देते हैं, और अगर कोई पार्टी उसे अपोज कर रही है उस चीज़ को, तो उनका एक माइनॉरिटी हेड बनता है जो कि उस बिल्कुल। चीज़ को अपोज करता है। तो एक तरह से उस पर डिबेट चलती है, नेगोशिएशन होती है, और फिर जिन चीज़ों पे दोनों टर्म्स, दोनों यानी कि लॉबीज जिन टर्म्स पे मुत्तफिक हो जाती हैं, तो उस चीज़ को फिर आगे प्रेजेंट किया जाता है। और ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कि रशिया में क्यों नहीं ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, तो हम्म। उसका ये आंसर है कि रशिया का जो सिस्टम है ना वो इस तरीके से वर्क नहीं करता। उनका समझ लें जो पूरी एक रिजीम है ना वो डिफरेंट वे पे वर्क करती है। अमेरिका थोड़ा डिप्लोमेटिक साइड पे चीज़ों को लेके, लेकिन जो रशिया है वो आई थिंक, मुझे इतना सही आइडिया नहीं, नहीं नहीं, मैं लेकिन वैसे सवाल एक कभी समझने नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हुजैफा, कि उनका सवाल ये है कि रशिया ने क्यों नहीं अब तक अमेरिका के अंदर लॉबिंग की। लॉबिंग की, या एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं मुझे इसका कुछ एविडेंस थोड़ा सा मुझे मिला था, लेकिन एक ग्रिप नहीं है ना, ज़्यादा तहकीक है, लेकिन ये है कि कुछ कनेक्शंस तो सामने हमारे आए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रशिया की लॉबिंग। पुतिन की मैंने एक वीडियो देखी थी, इंटरव्यू भी सुना था, और कुछ उसके बारे में न्यूज़ भी आई थी कि उसने वही बोला था हमें भी बड़े काम है यूएस से, हम उसके अगेंस्ट इसला ओपनली नहीं जाते, लेकिन है अगेंस्ट ही। राइवल तो है ना सोवियत यूनियन से, तब से वॉर तो चल रही है। बट उसने बोला था बिल्कुल। हमें बड़े काम है उनसे अभी। तो वो काम कहाँ से होते हैं, वो कैबिनेट और सेनेटर्स के थ्रू ही होते हो होंगे। और अभी हो गया। पुतिन जाके मिल भी आया है। तो वो ठीक अभी है। क्यों अभी तक ऐसा कोई नहीं है, देखें, जब भी कोई इनफैक्ट जब भी कभी यूएन में वोटिंग होती है ना, हमेशा अमेरिका जो है वो उसके खिलाफ ही वोट कर रहा होता है। एक दफ़ा भी ऐसे ही नहीं हुआ कि भाई वो उसके हक में वोट करे। इनफैक्ट चलो कुछ ना करे, सिर्फ वोटिंग तो अपने हक में करवा लेना। बाकी चले दूर की बात है, अभी तक रशिया ने वोटिंग कितनी सी बात है, किसको खरीदना है, ट्रम्प को ही करना है ना। तो क्या वो वोटिंग क्यों नहीं अपने हक में सिर्फ करा सकता।
और एक और चीज़ मैं सिर्फ एक कर दूं कि चले, मैं भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है बिल पास कराने का, मैं इसका मोटा मोटा सा बताऊंगा। तो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट सा लगा बात तो यार। देखें, सबसे पहले आइडिया बनता है, वो आइडिया ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो आइडिया है वो हाउस या सेनेट में आप इंट्रोड्यूस करा देते हो, ठीक है। उसके बाद कमेटी उसे रिव्यू करती है। अब देखो बैरियर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कमेटी उसे रिव्यू करेगी, कमेटी फिर उसमें रिव्यू होगी, उस पर डिबेट्स होंगी, ठीक है। अगर उसमें अमेंडमेंट्स आ गई, चेंजेस वगैरह आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आगे फिर उसमें वोटिंग की जाती है कि भाई क्या सीन है इसका। अच्छा, और फिर आपका उसमें क्या पैरेलल इसके है आपके पास, जो आपको ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा उसमें हर्डल्स भी कम होंगे, बैरियर्स भी कम होंगे एज कम्पेयर टू नहीं तो जो नहीं ये नहीं लॉबिंग सिस्टम है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ देखें, इसमें ना तकरीबन आपको ना 9 से 10 फिल्टर्स इसमें लगते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट तक बात जाती है, वो साइन करता है, उसके बाद भी कभी वो साइन करता है, फिर कभी वेटो कर देता है, ठीक है। हम्म। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रेसिडेंट तक बात जा रही है और इसमें 9 से 10 फिल्टर्स लग रहे हैं इसके अंदर। तो और रशिया जो है, आज तक उसने कभी अपने हक में एक वोट भी नहीं दिला सका, तो इजंट इट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। मतलब आप कोई एक दो बंदे की बात नहीं कर रहे, इसमें भी कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग हो रही है, वोट्स हो रहे हैं, कोई कह रहा नहीं इसमें। और वो भी ये फिल्टर्स वहाँ के हैं कि मतलब वो उनके अपने मफाद की ही बातें हैं। किसी को थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, वहाँ पे वोट कर रहे हैं, नहीं। इधर तो आप पूरे नेशनल इंटरेस्ट के ही खिलाफ जा रहे हो, ठीक है ना, कि आप मुस्लिम को सपोर्ट करो फिर ओ, या फिर पाकिस्तान जैसे टेररिज्म टेररिस्ट कंट्री कहते हैं उसको सपोर्ट करो। है तो नहीं, उनको भी पता है, लेकिन उनको उनको ये भी पता है कि हम बना रहे हैं, लेकिन वो हक कहते तो यही है ना, टेररिस्ट कंट्री। तो ये काफ़ी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है यार। जैसे ना देखो, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मुश्किल अगर आसान हो तो यार मैं पाकिस्तान के अच्छा अच्छा हर गली से बच्चा उठ के काम कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है। फिर फिर तो तो बढ़िया। वैसे ही जुगाड़ बहुत लगाने में आ गए ना। लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना, तो यूएस कंपनी है, यूएस बेस सोलर बेस कंपनी है। अब वो सोलर की जो उनकी पूरी मेन हब है और जो कंपनी है उनकी, वो वर्जीनिया के स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अब वहाँ पे भी रिसेंटली ट्रम्प जब आया ना, उसने उससे पहले बड़े हालात सही थे और बैंक बड़े अच्छे लोन्स दे रहे थे, कस्टमर आ ही जा रहे थे। और ट्रम्प आया तो उसने आके रेट ज़्यादा कर दी, टैक्स बढ़ाने की बात करनी शुरू कर दी, और जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसके ऊपर भी उसने टैक्स लगाने की बात शुरू कर दी। और यहाँ पे तो सिस्टम अलग है सोलर पैनल्स का। वहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट भी टैक्स देती है, और फिर देन आपको, आप उसको क्लेम भी कर लेते हो, उसके बाद आपको रिबेट्स मिलते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट से ही, सोलर लगवाने के बाद भी। तो कस्टमर बड़े खुशी खुशी आते हैं यार कि सोलर लगवाएं भी सही, पैसा बिल भी बचे और पैसा भी मिले में उल्टा, तो फायदा बिल्कुल। होता है उनको। तो वहाँ पे उन्होंने इसने ट्रम्प ने क्या किया कि यार हमारे तो ये गवर्नमेंट जो बड़े पैसे दे रही है लोगों को इधर उधर, और फॉरेन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, नहीं हम इसको बंद करेंगे। उसने ऐलान कर दिया कि ये रिबेट्स इंसेंटिव्स मैंने बंद करने हैं, और अगले साल से मैंने टैक्स बढ़ा देना, आईटीसी टैक्स जो है वो उसका रेट ज़्यादा कर देना है मैंने। तो सारा मामला खराब होना शुरू हो गया, एकदम सेल्स नीचे करनी शुरू होती। जो मेरी कंपनी है वो इंडियन है, सारे सीईओ भी उसका इंडियन है, तो उन्होंने पूरा पोस्ट वगैरह की और बताया हमें, अभी इंफॉर्मेशन भी दी और बताया भी। और उन्होंने पूरी लॉबिंग की, जितने भी अराउंड 1100 कंपनियां हैं यूएस के अंदर, जिन्होंने सबने, सब तो नहीं कह सकते मैं, ये महावरतन बात कर रहा हूँ, ज्यादातर कंपनीज जो है वो अलाइन हुई एक पर्पस पे, पर्पस के ऊपर, कि यार नहीं ये हमने ये बिल पास करवाने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, ये हमारे लिए तो बहुत खराब है, हमारी सारी कंपनीज बैंक हो जाएंगी, बैंक लोन्स हायर कर देंगे, रेट हायर हो जाएंगे, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। वो सब जमा हुए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की 3-4, मतलब टाइम लगता है, मुश्किल है, महीना 2 महीना उनको लगे थे इस चीज़ के ऊपर, बल्कि ज़्यादा लगे थे। तो उन्होंने सबको अलाइन किया, फिर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया गवर्नमेंट और सेनेटर्स के ऊपर। तो वहां से उन्होंने कुछ सेनेटर से बल्कि बकायदा मिले भी थे, उनकी पिक्चर्स भी हमारे पास आई थी। उन्होंने मिलकर उन्होंने बात की कि हमें सेनेटर से मिले हैं, ये हुआ वो हुआ। तो कोई हेल्थी डिस्कशन तो नहीं थी ज़्यादा, वो हाँ वही चाय कप ही चलता होता है उनका। तो हम्म। बस एक दो पॉइंट बीच में रखे गए, तो उसकी वजह से उन्होंने बिल को डिले करवा दिया। मतलब वॉइड नहीं करवाया, कैंसिल नहीं करवाया, उसके अल्टरनेटिव नहीं आया, बट अभी डिले करवा दिया। अभी क्योंकि स्टार्टिंग फेज चल रहा है ना, तो उन्होंने इस तरह लॉबिंग करके प्रेशर क्रिएट किया। तो मुश्किल तो है इसका, इसमें यही काम है कि पैसा है थोड़ा आपके पास, वॉल्यूम है, और आप इन्फ्लुएंस करना और नेटवर्क बनाना जानते हो, मतलब ठीक उसके है। अंदर आपके स्किल्स हैं, तो या इमरान मुश्किल भाई, तो है, लेकिन दो कर सवाल है सकते मेरे हैं। यहाँ पे, एक छोटी सी एक और चीज़ निकल आई है। पहली बात तो ये कि हाउ मच अराउंड मनी वी नीड टू गेट अ बिल पास, ठीक है ना, एक बिल पास करने के लिए हम्म। हमें अंदाजन कितना पैसा चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल ये कि वो जो आपने कहा है ना कि सोलर वाली बात, देखें, पॉलिटिशियन का दूसरा नाम ना बिजनेसमैन होता है। और ये बात हमें ही पता है, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही है। यस। कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, आप जो बात कर रहे हो ना, ठीक है आपने बिल पास कराया है, लेकिन जो आई एम प्रेटी वेल श्योर, मेरे इसमें रिसर्च नहीं है बट मैं करूँगा तो निकल आएगी बात, कि उसमें ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होंगे उनका सोलर में उनका कहीं ना कहीं वो शेयर होगा,
ठीक है, और मोस्टली होगा क्योंकि सोलर इज़ अ वेरी न्यू थिंग, मार्केट में आ रही है, हर बंदा इंटरेस्टेड है इसमें। आप कंपनी में हो, आपको ज़्यादा पता होगा, एक नई चीज़ है, ठीक है। तो हर बंदा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें I'm pretty श्योर के 10% तो बहुत कम कह रहा हूँ, 10% भी उसके अंदर शेयर होल्डर्स बैठे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे होंगे, या फिर इनफैक्ट सिर्फ शेयर होल्डर ने अपने पास शेयर रखे होंगे अपने पास। तो वो कहीं ना कहीं जाके ना उनके अपने मफाद में भी बैठती है कि भाई जहरी बात है, हमारी अपनी कंपनियां ही बंद हो रही हैं, ठीक है ना। तो यस, फॉर दिस एग्जांपल इज सर अभी पॉलिटिक्स। जी, मुझे एक पहले बात पता चली कि इस्लामाबाद में जो जो वो सोसाइटीज़ जहाँ पे गैस नहीं है, उनके पीछे एक गैस माफिया भी है जो कि गैस सप्लाई कर रहा है। और एक पानी का माफिया भी है जो जानबूझ के पानी जो है बंद कराता है और वो उनको टैंकर चलवाता है। देखो कितनी छोटी सी बात है ये। तो सोलर हम्म। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सोलर इज़ अ हम्म। फुल इंडस्ट्री। तो ये तो फिर छोटी छोटी गैस और पानी क्या चीज़ें हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स घुसी हुई है, तो वो तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुश्किल है तो पीछे हो जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि वी नीड समथिंग, वी नीड अ स्ट्रेटजी जो टू डू इट, बिकॉज करना तो है। लेकिन उसके लिए हमें कॉमन वे पे नहीं जाना पड़ेगा, जिस तरह सोलर पे उन्होंने बिल पास कराया और हो गया। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंटरेस्ट था, वो हो सकता था। लेकिन ये चीज़ जो है ना, हमें एक वो शातिर दिमागी जिसे कहते हैं ना करना पड़ेगी, तब जाके होगा। दिस इज नॉट समथिंग कैजुअल। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम थोड़ा अभी इस ट्रैक पे चल तो पड़े हैं कि हम एटलीस्ट एनिमेस को तो देखें कि वो किस तरह से कुछ काम कर रहे हैं, ताकि हमारा भी कुछ इसके बारे में एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होने से हमें रोड मैप समझ आए कि वो लोग इस मैप पे चले तो हम इसके अल्टरनेट निकाल सकते हैं, या उसी को ही हमने अडॉप्ट करना है, या उसको हाँ, थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है, और मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों के साथ जितने भी लोग क्योंकि मौजूद है कि आईएमएस में आप लोग फिर इसके ऊपर वर्किंग करें, क्योंकि मैं हाँ कम्युनिटी हेड हूँ। मुझे तो एक पॉइंट वो हो रहा है कि मैं आप लोग इसके अब ऊपर हम प्लान्स लेके रोड मैप बना के लेके एक आएं, चीज़ तो ताकि करें कि इंफॉर्मेशन सेशन में वाई इसको। जी जी। सॉरी कि वाई रशिया कैन डू लॉबिंग इन यूएस, मतलब उसके जो बैरियर्स होंगे ना हमारे पे भी बैरियर्स होंगे। क्योंकि एक एक चीज़ मुझे पता है कि ना, देखो जो इस दुनिया की जो रेस इसमें चल रही है ना, वो एयरक्राफ्ट के ऊपर चल रही है। रशिया का Su-57 है और अमेरिका का F-35 है। अगर रशिया की तरह लॉबिंग करवा सकता होता ना, तो सबसे पहले लॉबिंग पता है किसके ऊपर कराता है, कि जो लॉकहीड मार्टिन है ना, इसका धंधा बंद करो भाई। सबसे पहले ये जो बैठा हुआ है ना, इसने लॉकहीड मार्टिन ने पूरी दुनिया के ऊपर नजर डाली हुई है। और हमारा Su-57 इससे वैसे बिक नहीं रहा, कोई उसको मुंह नहीं लगा रहा। इंडिया उनको नखरे दिखा रहा है रशिया को उनको कि भाई हमें तो तुम्हारा Su-57 ही चाहिए, किसकी वजह से, सिर्फ लॉकहीड मार्टिन की वजह से। और इस वक्त हर बंदे को पता है लॉकहीड मार्टिन का नाम क्यों। तो अगर हम्म। रशिया ने अगर लॉबिंग करनी होती है ना, तो फर्स्ट टारगेट जो है ना उसका लॉकहीड मार्टिन है, कि इनके जो F-35 और F-22 रैप्टर है ना, ये बंद कराओ। ये जो B-2 बॉम्बर बना रहे हैं बंद करो इनका, ताकि हमारा सिक्का चले इस पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड इज ऑल अबाउट जेट फाइट्स ना, अभी हमने इंडो पाक वार देख ली है। हर बंदा जेट एंड सी राफेल की बातें कर रहा था, किसी ने नहीं बात की कितने फौजी थे कितने फौजी नहीं थे। हाँ, तो पर बदनाम भी अगर हुए। वो, हाँ बाकी ठीक है ये बात तो सही तो है। ठीक है, इस पे क्योंकि हाँ वर्किंग ना, अच्छी बनती देखो है। ना, क्योंकि वाई सोचने वाली बात है यार कि रशिया कितने अरसा हो गया यार अभी तक। और अभी जिसको अगर Su-57 का पता है ना, मैं आपको छोटा सा क्लिप दूं कि रशिया ना मतलब ठेला लगा के बाहर बैठा है कि मुझसे कोई Su-57 ले ले। और इंडिया जैसा बंदा उसके नखरे दिखा रहा है कि भाई मैं तुमसे नहीं लूंगा, मुझे ये चेंजेस करो, मुझे ये चेंजेस करके दो। मुझे जो OEM वर्जन है ना जो आप अपने कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, मुझे वो तो तब मिलूंगा, वरना मैंने नहीं लेना। मत देखो इंडिया उनको नखरे दिखा रहा है, तो किसी वजह से, सिर्फ लॉकहीड मार्टिन की वजह से। तो जो एक बैरियर जो सबसे बड़ा रशिया के आगे है ना, वो लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है। तो सोचने वाली बात है कि अगर इतने सालों से उन्होंने उसके ऊपर लॉबिंग नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई तो इतना एक बहुत बड़ा बैरियर है ना उसके आगे। अगर उनके आगे है तो रशिया जैसे बिला के आगे भी अगर बैरियर कोई आ सकता है, तो पाकिस्तान के आगे तो फिर बिल्कुल ही आएगा ये वो। आपका आपके आपके आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अच्छा, आई गेस के इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए ज़रूर आईएमएस के अंदर। तो आप किस कम्युनिटी में हो? आप मुझे अपने कम्युनिटी हेड का नाम बता दें, ताकि मैं उनसे रिच आउट करके हम लोग इसके ऊपर एक यार म्यूचुअल मैं अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं कि यार इसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो हाँ श्योर वो मैं इन्फॉर्मेशन सेशन पे हम लोग डीएफ में भी लेके जा सकते हैं, तो इसका हाँ फ़ायदा होगा श्योर। इंशाल्लाह। क्योंकि वही है ना, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, तो जो उसको मसले आ रहे हैं वो मुझे भी आएंगे, तो उसको हमें देखना चाहिए कि वो बंदा पहले गुजर चुका है, उसने उसको खड्डे कहाँ कहाँ मिले। यार मेरी जो कम्युनिटी है उनका नाम मिस वजी है मेरे ख्याल से। और वो कम्युनिटी 18 का मैं आई गेस ग्रुप 18 का मैं मेंबर हूँ। कम्युनिटी नंबर वो कौन सा है आपका? ग्रुप 18, चले IMS मैं एक CH सेकेंड, ग्रुप एक 1। सेकेंड, मैं पहले ही बाकी सवाल ले लूँ, फिर मैं आपको आपसे हाँ हाँ, ठीक है एंड पे ठीक है, नो पूछता हूँ, ठीक वरीज। है? आप नो इधर ही वरीज। रहना। नो वरीज। चले, नेक्स्ट सवाल है। जी मारिया, आप पूछ रहे हैं। जैफा, आप इधर ही हो ना?
जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये मैं पूछना चाह रही थी कुछ चीज़ें, ये जैसे टास्क जो शुरू हुआ है इसके हवाले से क्लियर करनी थी मुझे कि ये जो हम ये सब चीज़ें समझ रहे हैं कि ये हाँ सारा सिस्टम है, तो इसको सिर्फ समझने की हद तक समझ रहे हैं या प्रैक्टिकली कोई पॉलिसी आईएमएस के पास के इसके थ्रू कुछ आगे रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा ये था कि जैसे आज ये हुजैफा ने सारा एक्सप्लेन करा, तो ये तो समझ आ गया कि किस तरह से काम हो रहा है। अब जब अगर प्रैक्टिकली कुछ करना चाह रहे हैं और ये सब मतलब पॉसिबल भी हो जाता है, वो पहले जैसे भाई ने कहा कि उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं कि सब क्रॉस हर्डल्स पास कर लिए और लॉबिंग भी हो गई और वो सेनेटर्स भी परचेज कर लिए और बिल भी पास करा लिया, तो बिल पास कराना क्या है, मतलब आगे उसके क्या है प्लान? ये मैं पूछना चाह रही थी बस। अच्छा जी, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर सकती हैं? जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि ये सिर्फ हम ये जो सब डिस्कस कर रहे हैं और ये टास्क जो शुरू हुआ है, ये सिर्फ इस सिस्टम को समझने के लिए शुरू हुआ है या अच्छा, प्रैक्टिकली कोई ठीक ठीक, आ policy गया है इसके जी। पास? तो सर साहिल का जो प्लान है वो सर साहिल ने भी अपनी एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था। कैसर अहमद राजा साहब के साथ जो सर की सेकंड पॉडकास्ट हुई थी पाकिस्तान पोलेमिक्स पे, उस पे सर ने एक्सप्लेन किया था। और उसके अलावा भी सर की रिसेंट जो पॉडकास्ट हुई हैं एक अमानुल्लाह भाई के साथ उस पे ईओन पे, उसमें सर ने जिक्र किया है। और एक दो जगह और की है, वो मुझे याद नहीं, लेकिन सर का बेसिक कहने के जो पर्पल है वो ये है कि 30 साल का प्लान है सर का, और इस टाइम में सर ने फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाना है, यानी कि मुस्लिम यूथ का। इसके अलावा पॉलिटिकल कैपिटल पे वर्क करना है। तो इसके बाद सर का ये मिशन है कि 22,000, सर ने एक नंबर बताया कि इतने लोग जो हैं हमने प्लेस करने हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। कुछ उनमें फाइनेंस में होंगे, कुछ बिजनेस पॉलिटिक्स में जाएंगे, कुछ आगे से साइंस में जाएंगे, यानी कि हर फील्ड में हमने अपना नाम क्रिएट करना है और इन्फ्लुएंस बढ़ाना है अपना। तो 30 साल के अंदर अंदर हमारे यानी कि इस पोजीशन में आ जाएंगे हम कि जो यूएस की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर हमारा इफेक्ट हो सके। वो इस तरह से होगा कि हम अपने यानी कि कुछ सेनेटर्स भी इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कुछ लोगों को कि वो आगे यूएस पॉलिटिक्स में जाएं, सेनेट में जाएं, और बाकी और डिपार्टमेंट्स में जाएं, और इसी तरह फाइनेंस में भी हमारे लोग जाएं जो कि आगे इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ये प्लान है सर का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और और ऐड सेकंड करूँ। क्वेश्चन ये कि हाँ, एक चीज़ ऐड जी करूँ जी। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाना। इसमें ये भी है कि पहला सबसे काम जो है ना, आईएमएस का मिशन ये है, इसलिए थोड़ा सा ये कह लो कि स्लो प्रोसेस भी है। और लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमेशा स्लो ही होते हैं। वो ये है कि अम, सबसे पहले हमें लोगों को कॉम्पिटेंट करना है और अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस और कॉम्पिटेंट, अवेयरनेस से ही लोग कॉम्पिटेंट होंगे ना, अवेयरनेस नहीं हमारे पास तो कॉम्पिटेंट भी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सेकंड, इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ ऐड करनी थी कि जो एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है, आप सेकंड क्वेश्चन ले लो हुज़ैफा, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। चल चलें, ठीक है। अच्छा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हम बिल क्या मंजूर करवाएंगे। तो देखें, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम अगर हमारे पास पावर हो तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, कोई जंग होनी होती है ना। फॉर एग्जांपल, अब इसी जो स्लाइड्स मैंने प्रेजेंट की थी इसमें एक जिक्र था इसराइल अमेरिका ईरान वार का 2013 वाली। तो अब उसमें जो गवर्नमेंट थी वो थी ओबामा की, और ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका क्या नैरेटिव था कि हमें जंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो उस वक्त लॉबीज थे उनके फायदे में थी जंग। तो लॉबीज ने इस पे फंडिंग की सेनेटर्स को, और सेनेटर ने आगे इतनी यानी कि उन पे इन्फ्लुएंस किया गया सेनेटर्स पे कि वो बिल जो है 99-0 के रेशो से पास हुआ। यानी कि गवर्नमेंट जिस नैरेटिव को लेके चल रही थी उससे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आया, और वो भी 100%। यानी कि कोई भी सेनेटर जंग को डिनाई करने के हक में नहीं था। तो इस तरीके से हम भी कई चीज़ों में सपोर्ट कर सकते हैं अपने मौकिफ को। फॉर एग्जांपल, इसराइल गजा जंग में जब अगर हमारा इन्फ्लुएंस होगा तो हम एड रोक सकते हैं। इसी तरह हमारी जो कंट्रीज हैं तो इन पे, या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं तो उन पे जो पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें इस चीज़ का भी एक ख्याल रखा जाता है कि इस कंट्री को किस तरीके से हमने मुख्तलिफ कर्जों वगैरह के जाल में जकड़ना है, और किस तरीके से यानी कि जो उन पे यानी कि हमने कब्जा करना है एक तरह से, तो वो किस तरीके से करना है। तो इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं हम
इस तरह के बिल वगैरह जब मंजूर होते हैं तो उन्हें हम डिनाई कर सकते हैं, यानी कि उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। या कोई भी कंट्री में जब कोई एक खास नैरेटिव लेके चला जाता है, या कोई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब जैसे लास्ट जो हुकूमत आई, तो जाहिर सी बात है ना कि यूएस के इन्फ्लुएंस से ही आई। तो अगर उधर जो लोग जिन लोगों ने इधर इन्फ्लुएंस किया वो हमारे बंदे हो, तो हम इन चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं। मिल गया आपको अच्छा, आंसर इस क्वेश्चन का? इसी से एक और सवाल मतलब ये करना तो सर साहिल से बनता है कि उनको क्या लगता है कि वहां पहुंचने के बाद भी क्या एज अ मुस्लिम ये सब चीजें पॉसिबल होंगी कि वो इस तरह से हमें इतनी आसानी से करने देंगे? क्या उनको इन सारी चीजों की, हम तो उनके ट्रैक को फॉलो करके अब समझे उस पे जाएंगे ना, वो तो हैं ही ऑलरेडी इस चीज में, तो वो क्या इतने शरीफ बैठे हुए हैं हमारे इंतजार में कि वो अच्छा। हम जाएंगे तो वो सब हमें करके दे देंगे ऐसे अच्छा, इसमें एक आसानी चीज़ है, हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन होगी कि हमें लगता है कि हम उनकी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत शक्ल और कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ नए प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें ऐड होगी हो, ऐसा नहीं है। हम अगर सीरा का मुतालिया करें ना तो हमें तब पता चलता है एक्चुअली में पता क्या होता है। आप लोग को एक मैं टिप देता हूँ। मैं खुद इस पर वर्किंग करना चाह रहा हूँ कि जब सीरा सीरा पढ़ते ना, हमें कबाली निज़ाम के नाम क्यों याद करवाए जाते हैं। मतलब वो जो नाम याद करवाते हैं ना, तो वो खैर वो उस तरफ से लेके जाते नहीं हमें, लेकिन हमें नाम याद करवाते हैं कि ये कबीला थे, ये कबीले थे, इनका क्या पावर थी, इनके पास क्या स्टेटस था, ये क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ क्यों गए, वहां पे उस कबीले से क्यों मिले, उनका क्या होल्ड था। ये सारी चीजें क्यों बताई जाती है, फिर बैत उकबा क्यों बताई जाती है, फिर बैत रिजवान क्यों बताई जाती है। वो ये बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी पॉलिटिक्स करना और नेटवर्क्स बनाना और कनेक्शन बनाना और इन्फ्लुएंस के थ्रू काम करना। अगर हम लोग उससे पहले भी देख रहे हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी तो अरब में ये चीज़ थी कॉमन। बुतों की बेस के ऊपर, बुत परस्ती के बेस के ऊपर उनका पूरा हब था मक्का, और उन्होंने नेटवर्क्स बनाए हुए थे। यमन से जो उमर बिन लोही बुत लेके आया तो उसके थ्रू उन्होंने पूरे नेटवर्क्स बना लिए थे, अपने नेटवर्क्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करते थे वो लोग, ठीक है, लोगों से अपने बात मनवाते थे अपने। उनके जो दारुल नदवा थी ना, दारुल नदवा में बैठना, उन्होंने उन्होंने देखना ये मायदा ठीक है या नहीं ठीक, कितने लोग इस पर वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे, जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा बात ज़्यादा जिसकी मानी जाएगी, या जिसका ज़्यादा ज़्यादा लोग बैक एंड पे होंगे, बात स्ट्रॉन्ग होंगे, दलील से बात करेगा, उसकी बात मान लेते थे वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ थी बिल्कुल। तो ये चीज़ सारी पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये सुन्नत है। हाँ, आ जाके हम लोग ज़रा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार हमें नज़र ये आ रहा है कि सीरा में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये यहूदियों का प्लान है और ये क्रिश्चियंस करते हैं। हाँ, वो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये चीज़ अलग है। लेकिन इस तरह से नेटवर्क बनाना, लॉबिंग करना और कनेक्शंस बनाना, इन्फ्लुएंस करना, ये सारी सुन्नत में आती चीज़ें, और ये पॉलिटिक्स है पूरी टोटल। इसको अगर अगर पाक रखा जाए, साफ रखा जाए, तो ये चीज़ हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मुश्किल तो आपने जैसा कहा ना कि हमें वो आने भी नहीं देंगे, तो यहूदियों को भी तो किसी ने नहीं आने दिया था। आप जब हिस्ट्री पढ़े 90s के स्टार्ट में, उससे पहले वो तो मार रहा था यहूदियों को, हिटलर तो टॉप टॉप चुन चुन के मारा था, उससे पहले भी उन्होंने मार खाई है बार बार, इसलिए तो वो अब्दुल हमीद के पास जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस डाल ही रहे थे वो लोग अपना, तो वो करते करते उनके भी यही एंटी सेमेटिक जो उनकी बातें आती हैं कि भाई वो लोग बोलोगे तो आप बहुत गंदे हो जाओगे, तो वो आपको बुरा समझते जो उनके बारे में, यहूदियों के बारे में ये वर्ड यूज़ करो तो सिमेटिक उनको बोलने नहीं देते वो लोग। तो ये चीज़ ऐसी, उनकी भी इमेज इससे कदर इस कदर बुरी थी। आज उनकी सही हो गया, आज हमारी उन्होंने बुरी करती हुई है, तो हम लोग भी जाएंगे तो हमारे लिए आसान नहीं है। बाकी हुजैफा, ओवर टू यू। हुजैफा का माइक आई गेस फिर अनम्यूट हो गया, लेट मी अनम्यूट यू। जी हुजैफा। जी भाई, मेरा भी इस पे यही आंसर था कि जिस तरीके से यहूदियों ने किया, तो अब एक टाइम ऐसा था कि जब उनके पास कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। अब 100 साल पहले उनके क्या हालात थे, इतनी बुरी तरह यानी कि समझ लें वो तो सबसे जलील कौम थे। उन्हें इतने उनके लिए यानी कि जितने भी मुल्क थे तो कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता था जी जिस जी, तरह उनको तो हम कमाने भी नहीं दिया जाता था ना, इंडिया में उनके लिए इंडिया तो में बंद जैसे। था, बैन था कि इतने दिन आप लोग जी कमा जी भी नहीं सकते। जी जी, अब सही है। इंडिया में जैसे आप लोगों को होगा, इंडिया ज़ातें बनी हुई हैं कि ब्राह्मण सबसे टॉप की और शूद्र सबसे बुरी ज़ात। तो उन्हें बिल्कुल लिटरली शूद्रों की तरह ट्रीट किया जाता था, कि उन्हें जो है उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बनाया जाता था, उन्हें कारोबार के मौके नहीं दिए जाते थे। वो बस समझ लें जैसे हमारे यहाँ जो मसीह बरादरी है, तो उन्हें जिस तरह के मौके दिए जाते हैं कोई, यानी कि सफाई वगैरह के काम, तो इसी तरह के काम करते थे वो। लेकिन उनके पास एक एम था तो उस एम को वो लेके चले। सर साहिल ने बताया था कि उस जमाने में ना यहूदी जब गटर में रहते थे तो तब अपने बच्चों से वो पता है क्या कहते थे? वो एक ही जुमला बोलते थे कि नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम, यानी कि अगले साल जो है हम इंशाल्लाह एफर्ट करके यरूशलेम हासिल कर लेंगे।
और जब अगला साल आता है दोबारा ये कहते हैं, यानी कि वो उन्होंने अपने मकसद को नहीं छोड़ा और उसके लिए स्ट्रगल करते रहे। और देखें कि कितने, यानी कि यहूदी तो समझ ले बहुत थोड़े हैं दुनिया में, यहूदी में आई थिंक 2-3 करोड़ है मैक्सिमम। तो इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया हमारे मुकाबले में, और 100 साल में इन 3 करोड़ यहूदियों ने 7 अरब इंसानों पे जो है डोमिनेंस हासिल कर ली। तो 2 अरब मुसलमानों के काम नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस पे। अच्छा, हम्म, इसका एक एंगल और ये भी है, मैं जिस हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम वाइडर पिक्चर में इसको देख, तो एंड ऑफ टाइम्स की जो हदीस हमें मिलती हैं, तो उसके हम अगेंस्ट नहीं जा रहे अगर हम इस सिस्टम के थ्रू उनको चैलेंज करने जा रहे हैं तो। नहीं नहीं, अगर नहीं ना जाएंगे तो अगेंस्ट जाएंगे उन हदीसों के। क्योंकि हम तो वो कह रहे हैं कि क़यामत का वक्त पहले ही आ जाए, हमने कुछ नहीं करना, हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। तो फिर वो वाकयात रोनुमा होंगे ना। मेहनत करेंगे तो एफर्ट करेंगे तो ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि जब आप लोग कोशिश करते हैं तो मेहनत करते हैं, अपनी हालत बदलने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला आप में से उन लोगों में से ही एक आइमा इमाम, आइमा का लफ्ज़ है, इमाम का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान में यूज़ किया कि मैं उनमें से इमाम निकाल के उनके ऊपर मुंतखब करता हूँ जो अल्लाह के हुक्म को चलाता है, फिर हिकमत सिखाता है उनको। तो हम लोग वो हालत बदल नहीं ना चाह रहे, तो क़यामत के हालात तुम्हारे पर आ जाएंगे तेजी से ही। ठीक। जी चलें, कोई और क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट पे हम लोग मूव ऑन करें? नहीं, बस थैंक यू। चलें, जज़ाकल्लाह जी। फारिस। जी सीरत, आपका भी माइक अनम्यूट है। जी जी, अजहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये ना असल में मैं भी बोल नहीं सकता, तो अभी मैंने क्वेश्चन जो है वो मैसेज में मैंने सेंड कर दिया, तो प्लीज़ आप उसे रीड करके ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। क्या मैं यहाँ पे ठीक हूँ या कोई गुंजाइश है इसमें? ठीक है हुज़ैफा, देख ठीक है बता देते हैं आप। ठीक है, सीरत आप भी अजहान अस्सलाम भाई एक्सप्लेन। वालेकुम। आप, जी जी। अजहान भाई थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मारिया के क्वेश्चन को ही आगे लेकर चलूंगी। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि क्या इस्लाम में या सहाबा की ज़िंदगी से हमें कहीं ये मिलता है कि हम पैसे देकर, पैसे के ज़रिए से सैनिटर्स खरीद लें और फिर हम भी उसी तरह की लॉबिंग करें जिस तरह की वो क्रिश्चियंस या यहूदी कर रहे हैं। तो और ये आपने कहा कि हाँ, सुन्नत में हमें लॉबिंग का मिलता है, तो किस, वो तो एक अलग नेटवर्क लॉबिंग वो मिलती है ना, पैसे देकर खरीदना, सैनिटर्स खरीदना, ये इस किस्म की लॉबिंग क्या हमें करनी चाहिए? अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पहले कि डर्टी पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। हमें सही पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अब देखें, ये वो जो वर्ड आपने यूज़ किया ना कि हम खरीद के सैनिटाइज को काम करें, ये काम तो नहीं होता खरीद के वाला, ठीक है? ये इसके पीछे तो नेगेटिव कोनोटेशन ही आ रही है। एक्चुअली में ये है कि हमने पर्पस के अलाइन होके हमने अपने जो अपने काम है वो करवाने हैं। जैसे मफतूह कौम करवाया करती है, अगर उसने फातेह होना है, जंग जीतने के लिए, जंग की तरफ जाने के लिए पॉलिटिक्स करनी है, तो ये होता है कि आप पैसे दे के, मतलब पैसे लगा लगा इन्वेस्ट कर रहे हो आप, कि आपने बोलना है कि नहीं ये देखिए इतने लोग हैं, ये उनके खिलाफ बात जा रही है और आप सही में हक वाली बात कर रहे हो, ये नहीं आपके आप झूठा और फ्रेब दिखा रहे हो, नहीं देन तो वो आप गलत काम ही कर रहे हो। तो आपने सही काम दिखाना है कि देखो यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये लोग के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, ये बिल पास होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये बात नहीं समझी कि आप कह रहे हैं ना कि पैसे, मुझे ये जानना है कि पैसे लगाकर, चाहे हम सही काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम पैसे लगाकर वो सही काम करवा रहे हैं, तो क्या जी हमें सही सहाबा की जिंदगी से कोई एग्जाम्पल मिलती है कि पैसे लगाकर कोई इस तरह का बिल पास करवाना या इस तरह के काम के लिए कहीं पैसे लगाए गए हों? तो देखें, इस पे तो बहुत डिटेल रिसर्च करनी है देखें, जी जैफा। जी जैफा। चलें भाई आप आंसर कर दें, मैं बाद में। आप करो, मैं पे करता हूँ। आप कर दें भाई आंसर, मैं अच्छा, मैं जो इस अच्छा चीज़ को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कंटिन्यू करो सैफ, आप बोल रहे हैं, आप बोल। आप कंटिन्यू करो, एक सेकंड मैं मैसेज देख ले, मैसेज चलें, आएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें इससे काफी सीरियर एग्जांपल ये मिलती है। देखिए, अब जिस जमाने में हम आए हैं उस जमाने के जो, यानी कि पूरा सिस्टम है उसी को हमने चेंज करना है ना, तो उसके कुछ तरीके हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबाइली सिस्टम,
तो अब सेम चीज उधर भी अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, समझ लें कि मुसलमानों को इजीली वो टक्कर दे सकते थे, उनके जो 3 कबाइल थे। लेकिन तीन थे आई थिंक, या 2 थे, 3 थे आई थिंक। कैन का, नदीरा, कुरैदा, यही थे ना? कोई कंफर्म कर दे जरा। अच्छा खैर, तो वो यानी कि उनकी पावर इतनी थी कि वो मुसलमानों को इजीली टक्कर दे सकते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कुछ शराइत ऐसी रखी कि आप हमारे साथ अमन से रहते रहें, तो हम भी आपको, और जो यानी कि हमें म्यूचुअल बेनिफिट दें तो हम भी आपको म्यूचुअल बेनिफिट देंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो अब उस जमाने में जो है कबायली सिस्टम चलता था, तो हमने तब भी उनके जो यानी कि कुछ यानी कि उनकी हुकूक थे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। और इसी तरह उनके जो बिजनेस वगैरह थे उसे प्रोस्पर किया। और उन्होंने इन रिजल्ट जो है मुसलमानों की सपोर्ट की एक खास टाइम तक। तो इसी तरह आज का जो सिस्टम है, तो वो इस तरीके से चलता है कि उसमें जो है फाइनेंस के थ्रू ये सारी गेम प्ले की जाती है। और ये चीज़ जो है हमारे अमेरिका के सिस्टम में इलीगल नहीं है ना, ये उधर गलत मानी जाती है। ये यानी कि समझ लें कि एक थॉट है कि ये चीज़ ब्राइबरी में आएगी, लेकिन ये, और इस एक और एंगल से भी अगर देखें तब भी नहीं आ सकती। वो एंगल ये है कि देखें, ब्राइबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तब इम्प्लीमेंट होता है जब आप एक इस्लामिक सिस्टम में रह रहे हो। यानी कि इस्लाम में ब्राइबरी जाहिर सी बात है हराम है। तो और इस्लाम ब्राइबरी का कॉन्सेप्ट यही है ना कि आपने कोई इलीगल काम करवाना है, और ये काम जो हम करवा रहे हैं ये तो इस्लाम के लिए ही है। और इस जो जिस निज़ाम में हम ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उसमें तो ब्राइबरी का कॉन्सेप्ट है भी नहीं। तो इस लिहाज से भी हम इस चीज़ को आई थिंक यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी इस तरह भी है कि हम सहाबा की अगर ज़िंदगी को देखें ना, तो उस वक्त क्या क्या दौर था। खुलफा राशिदीन जो है, हज़रत उमर के दौर में रातों रात कह लें मुहावरतन एक्सपेंड हुई है, क्योंकि उनको लॉबिंग की जरूरत नहीं थी, वो जंग के थ्रू जा रहे थे। ठीक है, जहाँ मामला खराब है वहाँ जंग हो रही थी। तो लॉबी तो हो रही थी बाय द वे, क्योंकि पहले एक खत तो भेजा जाता था कि हम लोग आ रहे हैं। तो वो सारे मामला जंग वाले थे, वहाँ पे ओपनली जंग हो रही थी। ठीक है, जंग लिटरली पैसों वाली तो इन्वेस्टमेंट तो होती थी, लेकिन पैसे वो ये तलवारों वाली जंग हो रही थी। तो वो उसके बाद एक्सपेंड होके तो हर जगह तो अपने वो वजीर लगे हुए हैं, वजीर बिठाए हुए हैं, और वहां से वो काम चल रहा है, सिस्टम चला रहे हैं, पूरी खिलाफत चल रही है। तो वहां पे उसके थ्रू इस उसमें इस कदर ये ओपनली ये चीज यूज नहीं होती थी कि पैसे लगा के बंदा खरीदा जाए। ये वहां बनती नहीं थी बात। ठीक है, बाकी रही बात ये कि पैसे तो जरूरी थी। जब खैबर किला फतह हुआ तो उसके बाद भी देखे नबी साहब ने कितना मतलब खुशी का इजहार किया था कि हाँ अब यहाँ से क्या होगा कि जो यहूदी कबीले थे, किले थे जो, सॉरी, उनसे भी टैक्स आना शुरू हो गया। उसके टैक्स के बेस के ऊपर उनको वो लोग हमें टैक्स, मतलब मुसलमानों को टैक्स दिया करते थे। और उसके बेस के ऊपर काम उनके थोड़े होते थे और ज़्यादातर हमारे काम होते थे, क्योंकि हम लोग हायर लेवल पे आ गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे मिलती बाद में जितनी भी स्टेट्स आई हैं उन्होंने भी यही किया। फंड देते थे और कुछ पैसे भेजते थे, तोहफे तोहफे भेजते थे। तो जो रोड मैप है वो ये था, लेकिन थोड़ी शक्लें चेंज थी। मिलता ज़रूर है हमें ये सारी डिटेल सीरा से। आज भी अगर हम लोग ऐसे ही करें तो हमने सही काम के थ्रू करना है ना। हमने अब ये काम तो नहीं करना कि खरीद लेने और गलत काम करवाने शुरू कर देने। एक्चुअली में ये अलायंस है, ठीक है, अलायंस करनी पड़ती है आपको एक पर्पस के ऊपर आके। अब सेनेटर है, वो ये काम करता है क्या यार, वो लोगों का ख्याल करता है ज़्यादा। वो ऐसे कंपनीज को नुकसान नहीं करवाना चाहता। तो हम लोग भी इसको या तो उसी उसी एंगल से चलेंगे, यार ये तुम ये हम पैसे तुम्हें देते, तुम्हें पैसे चाहिए, इन्वेस्ट करना है तुमने यहाँ पे, क्योंकि तुमने बिल पास करवाना है और तुमने इधर उधर इन्वेस्ट करना है, हम तुम्हें अमाउंट दे रहे हैं, तुम हमारा ये काम करो। ठीक है, इन अ राइट वे, इन अ राइट वे, इन अ राइट सेंस। ठीक है, तो ये वो चीज़ से उस चीज़ से हटते आपकी अलायंस हो जाती है। तो ये आज की पॉलिटिक्स थोड़ी सी समहाउ एक डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो पुराना दौर था। उस वक्त तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि जंग ज़्यादा हुआ करती थी। आज जंग जो है वो ज़्यादातर पावर और पैसे के तौर पे हो रही है। जी। जी। आपने अच्छा समझाया है, लेकिन मैं अभी भी मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल है कि हमें शायद इस पर और मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए कि हमें लॉबिंग पैसे के ज़रिए, भले अच्छा ही काम है, हम पैसा लगा रहे हैं अच्छे काम के लिए, करना चाहिए। उस पर हमें इस्लाम में मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है सहाबा की ज़िंदगी से, आई थिंक। अच्छा, एक ना मुझे वाकया याद आ रहा है। जब ताइफ का वाकया है तो उससे पहले ना, जब सोशल बाइकआउट था, तो ये सारे कबीले क्रैश के जो बड़े सरदार थे वो सब आए अबू तालिब के पास, और उन्होंने कहा कि हम आखिरी दफ़ा आपके पास आ रहे, तब वो बीमार काफ़ी थे। उन्होंने कहा था कि हम अब आखिरी तकनीक वो लगाने एक्चुअली आए थे। वो क्या तकनीक थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपने भतीजे को बोलें कि वो अपने दीन पर है, हम अपने दीन पर आएंगे। तो जब हज़रत अबू तालिब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने फिर बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि मैं इनको एक जुमला ऐसा ना बताऊं जिसकी वजह से पूरा अरब जो है इनके ताबे आ जाए, इनकी तात में आ जाए,
और नॉन अरब जो है वो इनको पैसा देना शुरू करते हैं। तो वो खैर जो जुमला था वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें एक हिकमत नजर आती है कि जब आपने जंग करनी, फतह करना है, तो आप पैसे का रोल वैसा ही है, उतना ही जितना जंग करनी होती है। और जिहाद में तो माल के थ्रू भी तो जिहाद किया जाता है। तो इट सेंस कि आपने अगर दुश्मन से लड़ना है उसके अंदर रहते हुए, आपने स्पाइस भेजने हैं या जासूस भेजने हैं, तो आपने वो पैसे इन्वेस्ट करके ही काम करवाना है ना। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल मिलती है हमें कि पैसे के थ्रू काम हुए हैं। ठीक है, ट्रेड तभी हुआ करती थी ना, अलायंस तभी हुआ करती थी। इसमें ये बात तो नहीं होगी कि आप ये बात करते हैं तो अलायंस हो जाएगी, मेरा ये मिशन है आपका ये मिशन है तो अलायंस हो जाएगी। तो पैसा, पावर, कुछ चीजें हमको देनी, कुछ चीजें अपनी लेनी, नेगोशिएट तो ऐसे ही होता था, अलायंस तभी होती थी। तो ये चीजें मिलती हैं जरूर उनकी जिंदगी में हमें। चलें, बाकी हम चलते हैं अभी अम, कायनात की तरफ। जी, कायनात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बहुत से मेंबर्स इस तरह के हैं जो कि इस चीज़ को ब्राइबरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ एलेबोरेट करना चाहूँगी कि मैंने 2-3 दिन पहले भी ये सेशन लिया था, इसी तरह का था कुछ और सेनेटर्स के बारे में। तो हमने ये सोच भी किस तरह लिया कि ये ब्राइबरी है। ये तो आप अपना हक हासिल करने के लिए कर रहे हो, एक लड़ाई है एक तरह की। तो जो इंसान आपके साथ कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ आप तलवारें लेके तो नहीं लड़ सकते हो ना, जाहिर है। फंडिंग के ज़रिए लड़ाई है, तो ये तो जहाद में आता है। और जहाद में हमारी ये चीज़ भी है कि हम माल से जहाद करें, अपनी जानों से जहाद करें, अपने नफ्स के साथ जहाद करें। तो माल का जहाद तो ये चीज़ मेरा ख्याल है जहाद के ज़ुमरे में ही आती है। और जी। दूसरी चीज़ ये कि लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में जो एक मेंबर ने बात की, उसको मैं एग्जाम्पल से जो है क्लियर करना चाहूँगी कि जो अभी ईरान और इसराइल की जंग हुई है रिसेंटली, आई गेस जून में। तो उसके पीछे उनकी जो है 10-12 साल की मेहनत थी। जैसे कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक खातून है कैथरीन, उनके ज़रिए जो है उन्होंने ये सारा काम करवाया। पहले यस। वो जो है एक यहूदी घराने में पैदा हुई है, कट्टर यहूदी घराने में, एग्जैक्टली। प्योर रिलीजियस। तो वो पहले मुसलमान हुई और ओमान में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओमान में उसने शादी की एक मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम के साथ। और फिर वहां पे उसने उस मुस्लिम के घर, यानी कि उनके 2 या 3 बच्चे हुए। 10 ईयर्स उसने उस जो उसका प्रोपेगेंडा था, 10 ईयर्स उसने उस शादी को दिए। फिर उसने लड़ाई झगड़े करा के उससे जो है डिवोर्स दे दी उस बंदे से जो मुस्लिम पर्सन था। फिर वो आई ईरान में, ठीक है। उसका जो मेन गोल था 10 ईयर्स उसने, 10 to 12 ईयर्स उसने पहले काम किया और फिर जो है वो ईरान आई। ईरान जब आई तो उसने शिया जो है मुस्लिम एक्सेप्ट करके, इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट करके उनके अंदर इनफिल्ट्रेट किया। शी वॉज बेसिकली अ जर्नलिस्ट जब वो ईरान में एंटर हुई। तो एज अ जर्नलिस्ट उसने अपने आप को पॉपुलर किया बहुत ज़्यादा। उसने आयतुल्लाह खमैनी की और उनकी सुप्रीमेसी की और उनका जो इनकलाबी सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा जो है अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अपने आर्टिकल्स के ज़रिए, अपने जो रिटन काम था उसके ज़रिए उसको बहुत ज़्यादा उसने फेमस किया और उनकी नज़रों में आई। आप देखें जो उनकी कंट्री के अपने जर्नलिस्ट हैं वो तो उनकी नज़रों में इतनी आसानी से नहीं आ सकते। तो ये एक औरत थी जो उनकी इंटरनल नज़रों में इस स्पाई। तरह। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात बताई और है। फिर उसने इस तरह से अपनी जगह बनाई और वो फिर जो सीनियर लोग थे उनके साथ उठना बैठना उसने स्टार्ट किया। उन लोगों के साथ उसकी मीटिंग्स हुई, जहां जहां वो जाती गई वो इंफॉर्मेशन लेती गई। और इसमें कुछ इस तरह की मालूमात भी आती हैं कि उसने कुछ लोगों के साथ निकाह भी किया था, मतलब टेम्पोरेरी जो होता है। तो बहरहाल जो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसने की और वहां पे वो जो है अपना नेटवर्क बनाती गई। और ये तकरीबन 2020-2021 की बात है। और उसके बाद फिर उस औरत ने, मेरा ख्याल है 2022 या 23 में, जब ईरान छोड़ा और छोड़ते साथ ही वो यूरोप चली गई, वहां पे उसने जाके अनाउंस किया कि मैंने शिया इस्लाम जो है वो जस्ट इनफिल्ट्रेशन के लिए कबूल किया था। उसने जस्ट इनफिल्ट्रेशन का वर्ड यूज किया, यानी कि मैं सिर्फ उनको जानना चाहती थी कि मैं यहूदी हूँ, मैंने सिर्फ इस्लाम जो है ये थोड़े टाइम के लिए मैं इनफिल्ट्रेट करना चाहती थी। बहरहाल वो मोसाद का नेटवर्क उसने ईरान में बनाया। यस। तो इस तरह से वो मोसाद का नेटवर्क जो है वहाँ के जो गरीब लोग थे, अब जैसे पाकिस्तान में भी हैं गरीब लोग,
अब यहाँ से हमें यूएस की कोई कंपनी जो है अपनी हमारी सर्विसेज लेती हैं, हमें अच्छा पे करती हैं, 2-3 गुना 4 गुना ज्यादा पे करती हैं, तो डेफिनेटली हमने उनके लिए काम करना है, हमें अपनी कंट्री में काम नहीं मिल रहा। तो बहरहाल ये उन्होंने जो है इस तरह ईरान के कुछ अपने लोग भी थे जिन्होंने मतलब वो मोसाद ऐसा नेटवर्क है, एक सीआईए और एक मोसाद, ये दोनों जो स्पाई एजेंसीज हैं ये अपना बहुत ज्यादा बजट जो है स्पाइंग पे खर्च करती हैं, लोगों को खरीद के, दूसरी कंट्रीज के लोगों को खरीद के। तो इस तरह से उन्होंने उन लोगों को खरीदा, और कुछ उनके अपने लोग भी थे जो कि टेम्पोरे ऊपर से, यानी मुनाफिकीन हम कह सकते हैं, ऊपर से मुसलमान थे, उन्होंने शिया मुस्लिम्स का रूप जो है लेके वहां पे नेटवर्किंग कर रहे थे, और इसी वजह से एक्यूरेटली उन्होंने जो है उनके जितने भी बड़े लोग थे, मेजर साइंटिस्ट थे, उनका जो है बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका नुकसान किया, और ईरान को तकरीबन वो मेरा ख्याल है 30 to 35 ईयर्स पीछे ले गए जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था या नहीं भी चल रहा था, वट एवर वी कैन से। ये ईरान का आई गेस राइट है। बहुत से जो है, क्यों आपके पास पावर है, अमेरिका के पास पावर है, अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल ही एक बदमाश बना फिरेगा, उसको कोई लगाम डालने के लिए नहीं आएगा। अब मैं खुद सुन्नी हूँ, आई एम नॉट शिया, बट मैं इस चीज़ में ईरान की जो है ना, आप कह सकते हैं फैन हूँ। मैं चाहती हूँ शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम ये दोनों यूनाइट हों। अब इराक में मेजोरिटी जो है वो शिया की है, और सीरिया में जो है वो सुन्नी की है। अब ये कंट्रीज हमारे दरमियान जो है वो इत्तेहाद नहीं है, हम लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म गोल्स बहरहाल मैं एक्सप्लेन कर रही थी, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो है किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह वो एक पूरी कंट्री को भी तबाह कर सकते हैं अगर आप डिटरमेंट हो और उस चीज में, यानी कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकने का मतलब है एक मुसलमान जिहाद कर सकता है, अपने माल से भी कर सकता है और जान से भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। जी जी माशाल्लाह, आपने बिल्कुल एक ये बड़ी अच्छी बात शेयर की है। ये मैंने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था। आई वाज लाइक कि ये क्या, तभी तो उन्होंने कितने अच्छे बंदे इतनी आसानी से मार दिए ईरान के। और ये बहुत बड़ी रीज़न है कि ईरान अपने मुल्क में रेवोल्यूशन तो ले आया, बट वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे आके मार खा रहा है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि हमला तो उसने अच्छा किया इसराइल पे, लेकिन वो मुकाबला ठीक से नहीं कर पाया। उसकी रीज़न ये है कि ओपनली ओपनली शिया और सुन्नी जो मिल यूनाइट होके लॉबिंग नहीं ना कर रहे, इसी वजह से ईरान जो अकेला रह गया। अगर ये देख लें, इसराइल भी अकेला ही रह जाता अगर अमेरिका उसको बैक ना करता ओपनली। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि हमें इसलिए स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। ऐसे ही होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मैसेंजर भेजा करते थे जो जाके वहाँ पे आके पहले दावत देता था, और फिर वहाँ पे रह के सारे वहाँ के हालात वाक़यात वगैरह इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं वो जान के आते थे। ये सब चीज़ें चलती रहती थी। सहाबा के दौर में भी है तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने ऐसे लोग भेजे हैं जाके खबर लेके वहाँ पे क्या चल रहा है। और बाकी ऑटोमन स्टेट देख लें, आप लोग सल्जूकी देख लें, सब में ये चीज़ें होती थी। तो आपको ये तो सहाबा के दौर में भी मिल जाएगी बात। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, सायरा की तरफ। जी, मैं कहना तो आपसे एक पॉइंट और ले लेता हूँ अभी, सायरा से बात कर लें, देन आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कर रहे थे और जब बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान होना शुरू हो गए थे फतेह मक्का के फौरन बाद, तो हजूर भी जो है वो इस किस्म का, यानी कि ये चीज़ यूज़ करते थे। पैसों वाली जो बात हो रही थी ना एक पहले जिन्होंने की है, कि वो पैसों को यूज़ करते थे कि तमाम लोग जो हैं वो इस लेवल पे नहीं होते कि उनको क्या नाम है, उनकी ज़हनी या उनको रूहानी तौर पे इतना या इल्मी तौर पर इतना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, या वो बंदे, यानी उनकी वो चीज़ इतनी ज़्यादा, वो दिमागी लेवल या आईक्यू लेवल या जो भी आप कह लें, वो चीज़ इतनी ऊंची होती ही नहीं है कि वो उन चीज़ों से हो सके ना। तो वो इवन कुरान पाक में भी जिक्र आया हुआ है कि आप ऐसे लोगों को यानी माल मता दें। और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ये किया करते थे कि मुसलमान जो लोग होते थे उन पे उनको शक होता था कि ये जो है वो शायद कायम ना रह सकें, तो उनको, यानी कि उनका दिल और बढ़ाने के लिए और उनके ऊपर एहसान करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो माली मदद को ही बेसिकली मदद समझते हैं, तो वो फिर क्या नाम है, उनको अपना इन इस्लाम में बरकरार रखने के लिए वो उनको पैसे दिया करते थे। बाकायदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मालूम बता देकर रुखसत किया करते थे, ताकि वो लोग जो हैं वो इस्लाम से ना फिरें ना। तो
इस तरह से पैसे देकर अपने मजहब में लाना और इसी तरह से फिर अपने उसके लिए इस्तेमाल करना उन लोगों को, तो ये तो साबित है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी। जी जी ठीक डेफिनेटली। होगा। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आप लोगों को ये भी पता है, कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि किसी शख्स की जासूसी ना करो। लेकिन जंग के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जासूस छोड़े। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो मदीना आया करते थे जासूस के तौर पे, यानी कि खबर वगैरह पहुंचाने के लिए। तो उस जमाने में भी हम इस चीज़ को यूटिलाइज करते थे। तो जब आप एक बातिल के सिस्टम से लड़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरा जो पर्सपेक्टिव है ब्राइबरी के मुतालिक वो ये है कि ब्राइबरी तो तब होगी ना जब आपने इस्लामिक सिस्टम कायम किया। वो ब्राइबरी तो इस्लामिक सिस्टम के अंदर होती है। अगर आपने किसी सिस्टम को टोपल करना हो जो कि इस्लामिक ना हो तो उसके लिए इस तरह से अपनी माली पावर को यूटिलाइज करना है, ब्राइबरी तो कहीं से भी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। चलें, फारिस और अमार फिर इनके सवाल लेके अगेन हम अब्दुल्ला भाई की तरफ चलते हैं, अहमद भाई की तरफ, और देन इसको क्लोज करते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जी फारिस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी आ रही है आपकी आवाज़। जी जी भाई, भाई मैंने असल में क्वेश्चन जो है वो मैंने इसी में, क्वेश्चन तो नहीं था बेसिकली, वो मैंने आपसे ना पूछना था कि सवाल आया था बीच में पावर के लिहाज से ना, तो पावर की जो बेसिक्स हैं वो मैंने बताया था कि मनी एंड इन्फ्लुएंस हैं। सो पावर जो है वो क्या करती है कि हम लोग डिप्लॉय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग ऑन रादर। पहला जो है वो यही आता है कि मनी टू हैंडल सिचुएशन और इन्वेस्ट टू गैदर देयर वोट्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स और बो डाउन देयर सपोर्टर्स एंड अदर ओपोजिशंस। सेकंड जो था वो इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने कहा था कि इन्फ्लुएंस बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन मेड न्यू लॉज एंड सिस्टम और बाय चेंजिंग द ओल्डर सिस्टम। तो इसके बारे में आप क्या वजाहत देंगे, अजान खालिद? हेलो। जी जी। जी मैं अभी का मैसेज भी पढ़ रहा था, साथ में मुझे एक मैसेज और भी आ गया था क्योंकि करंटली मैं अभी जॉब पे हूँ। सो प्रॉब्लम यही हो रही है कि मैं वो ज़रा अ, दोनों तरफ को मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी माजरत करता हूँ, मैं आपका पॉइंट सही से सुन नहीं सका। लेकिन ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हुज़ैफा और बाकी सबने सुन लिया होगा, तो वो इस पे ज़रूर कमेंट करते हैं कि एक्चुअली मुझे साथ एक ऑफिस का काम भी आ गया है। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी हुज़ैफा, आप इसको ज़रा देख लिया। अच्छा भाई, जो आपका पहला पॉइंट है तो जी जी बिल्कुल ये सही बात है कि पैसों के जरिए हम उन लोगों की जो पावर है उससे एक तरह से मैन्यूवर कर सकते हैं और उन लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जिससे वो समझ लें कि एक तरह से जो बेनिफिट्स हैं, हमारे बेनिफिट्स, उसके लिए हम उन लोगों को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है आपका, इन्फ्लुएंस बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन मेड न्यू लॉज एंड सिस्टम और बाय चेंजिंग, जी जी बिल्कुल। जो उनके करंट लॉज हैं उन्हें यानी कि किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर उनके जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको चेंज किया जाए। तो यही बेसिकली पर्पस है जो फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन है ना हमारी पावर की, तो उससे हमने यही चीज़ें अचीव करनी है। चलें, ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ना कुछ एग्जांपल्स थी जो मैं बताना चाह रहा था, ये जो इन्होंने बारबरी के हिसाब से क्वेश्चन किया था। तो जी अगर गज़वा डेफिनेटली। खंदक के किस्से को पढ़ें तो गज़वा खंदक में अल्लाह के नबी के पास एक मुसलमान होके आए थे। वो पहले काफिर थे, काफिरों की फौज में थे। जब पीछे से यहूदियों के कबीलों को उन्होंने बरगलाया था कि आप हमारे साथ मिल जाएं, तो आप पीछे से अटैक करें, हम आगे से अटैक करते हैं। तो गज़वा खंदक में वो जो जर्नैल आया था ना अल्लाह के नबी के पास, तो अल्लाह के नबी से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं मुसलमान हो गया। तो उन्होंने कहा जो तुमसे हो सकता है करो। और उसने लिटरली जाके धोखा दिया, अपनी मिलिट्री को भी हाँ धोखा दिया बिल्कुल बिल्कुल। और जो पीछे बंदे थे उनको भी धोखा दिया, लिटरली धोखा था वो। और इसके हम्म। अलावा अगर हम सुलह हुदैबिया के केस में देखें तो अल्लाह के नबी ने इतनी एक्सट्रीम शर्त रखी कि कई लोगों को उस पर एतराज हुआ, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी तरफ से कोई काफिर होके तुम्हारी तरफ आएगा जो लिटरली इस्लाम में मुर्तद है और उसको कत्ल करना वाजिब है,
उसको अल्लाह के नबी ने कंसेशन दी, उसको कहा कि हम तो तुम्हें लौटा देंगे सही सलामत, और अगर हमारा कोई बंदा मुसलमान हो गया तुम्हारी तरफ से तो तुम हमें वापस ना लौटाना, तुम उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करना, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है। तो वैसे हमें तो इस इतनी एक्सट्रीम की इजाज़त नहीं है, अल्लाह के नबी हमारी जानों पर हक रखते हैं तो वो तो हमें किसी के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन समझाने की बात यह है कि जब आप इस्लाम के खिलाफ किसी सिस्टम से लड़ रहे होते हैं ना, चाहे अमन के दौर में भी, ये तो जंग के दौर की मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप इसको बारबरी नहीं कह सकते। हम बेसिकली अल्लाह के नबी ने क्या किया, वो 10 साल गेन कर लिए सुलह हुदैबिया के जरिए कि हम इन 10 सालों में इस्लामिक स्टेट को मजीद मजबूत करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे अल्लाह के नबी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया काफिरों की। वो इसलिए नहीं किया कि वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर या किसी कबायली इंटरेस्ट की खातिर कर रहे थे, वो बेसिकली इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे थे। तो अगर आप अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, फैमिली के या किसी अपनी कोई कोई भी इंटरेस्ट के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बारबरी में आएगा। लेकिन अगर आप खालिस्तान, मिसाल के तौर पर शराब को बैन करने के लिए अगर आप रिश्वत दे रहे हैं तो दें भाई, शराब को बैन करने के लिए जो आप रिश्वत दे रहे हैं वो किसी के भी फायदे में नहीं है, वो इस्लाम के फायदे में, यूं कहें कि मुसलमान कौम के फायदे में, तो वो बारबरी में नहीं आएगा। इसकी दर्जनों एग्जांपल्स हैं। स्पाइस भेजे जाते थे अमन के दौर में भी अपनी फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, स्पाइस का पूरा जाल था मक्के में भी, हालांकि सुलह हुदैबिया के दिनों में हमें क्या जरूरत थी, अल्लाह के नबी स्पाइस भेजते थे जिनके थ्रू उनको पता था कि जब वो मुआहदा तोड़ रहे थे तो उनको सारी चीज़ों का इल्म था, और अल्लाह अल्लाह ताला भी तस्दीक करता था इन चीज़ों की। और दूसरा पॉइंट मेरा उनके लिए क्या, जो भी बोल रहे थे, अजान नाम है उनका, अजान खालिद। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप जॉब पे हो तो मीटिंग्स ज्वाइन ना किया करें, इसका आपकी कॉम्पिटेंस पे भी बड़ा असर पड़ता है, परफॉर्मेंस पे भी, और ज़ाहिर है करियर डेवलपमेंट के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो वैसे मोरालिटी पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप अपनी जॉब के दौरान ऐसे काम करें, तो प्लीज़। थैंक यू। अलैक्म भैया, पसंद करते हैं। मैं एक बस एक बात कहूँगा, जो बाजी सहरा ने ये बात की थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसा यूज़ किया था, तो यार देखो, कोई भी बात करने से पहले ना सोच लिया करो, स्पेशली होली प्रॉफिट के बारे में। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, आई वुड से 10 टाइम इट इज़ रॉन्ग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पैसा नहीं यूज़ किया, नेवर टू मेक समवन बिलीव इस्लाम और टू मेक समवन स्टे इन इस्लाम। उन्होंने कभी ये नहीं किया इस इंटेंशन से भाई कि ये पैसे ये इस्लाम में रह जाएगा। यू शुड डू योर होमवर्क, अब दोबारा करो। एंड आई एम प्रिटी डैम श्योर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया। मैंने नहीं भाई, पहले मैं भी जो इसका आपको जवाब, जी लेट मी आंसर। जी श्योर। हाँ, जब फतेह एक बात मक्का और हुई तो देखिए, मैंने, देखें नहीं, देखें वो अलग बात है कि आप किसी को चैरिटी दो, ठीक है ना, वो आप उसको, आप उनको किसी को सपोर्ट करो, किसी चैरिटी इज समथिंग समथिंग डिफरेंट। आप किसी को पैसा दे रहे हो कि भाई इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या आज तक नहीं हुआ। एंड सेकंड ऑफ ऑल, ठीक है लॉबी हमें करनी चाहिए, लेकिन वन थिंग, लॉबी हिस्ट्री में ना, इस्लाम जो इस्लामिक रूलर्स हैं उन्होंने कभी नहीं की। ऑटोमन एम्पायर जो कि वेरी वेल एस्टेब्लिश था, जो कि वेरी एक सिविलाइज्ड फॉर्म बन चुकी थी, जो कहना एक मॉडर्न वॉर थी जो इस्लाम ने की है, और वेरी फुल फ्लेज में की है, वो ऑटोमन एम्पायर ने की है। उसने बाइजेंटीन एम्पायर, यार कॉन्स्टेंटिनोपल उनके के सर का दर्द बना हुआ था। कभी उन्होंने कोई नहीं बंदा भेजा कि भाई उसको जाके पैसे भेजो, उसे कहो हमारा साथ दे दे, आज तक नहीं हुआ। एक और बात, ये जो एक बाजी ने बात की थी ना, वो जो औरत वाली बात की थी, ईरान में जो इंसिडेंट हुआ था, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान है ना, वेरी सॉरी टू से, मैं भी मुसलमान हूँ, ये अपनी दीन और अपने मुल्क के लिए बिक जाता है। यहूदी, ईसाई, ये अपनी दीन और मुल्क के लिए कभी नहीं बिकता। बहुत रेयर चांस हो जाए, ठीक है ना, लेकिन गद्दारी वाला एलिमेंट जो है ना, ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये अपना मिडिल ईस्ट देख लें, सॉरी ये सब कॉन्टिनेंट की जितनी जगह हम हारे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? अपने बंदों की वजह से आ रहे हैं, वरना मुसलमान को हराने वाला बंदा आज तक कोई नहीं था। तो और ये टैक्टिक जो है वो हमेशा से नॉन मुस्लिम यूज़ करते हैं। तो ये आप बात सहन से निकाल लें कि आप किसी को वो करके अपना बंदा बना लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस है, इंसान है हो सकता है, लेकिन वो ना अपने मुल्क और अपनी ईमान से गद्दारी नहीं करता। ये गद्दारी हमारे अंदर, मेरे आप में और सबके अंदर मौजूद है। अभी अभी जो इंडो पाक वार हुई, आपको पता है कश्मीर से बंदा पकड़ा गया है, उसने इंडिया में लोकेशन दी थी। कश्मीर का रहायशी मुसलमान बंदा है, वो उसने लोकेशन दी है। कैन यू इमेजिन यार, कश्मीरी बंदा, हम तो इधर पाकिस्तान पाकिस्तान झंडे झंडे लगा रहे हैं और वो लोकेशन दे रहा है। तो इस तरह के और भी बहुत कश्मीरी हैं। कश्मीरी को सिर्फ मैं सॉरी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुसलमान को
आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एंड यही बात है। और बाकी आप प्लीज़ आंसर दे दें वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किया था मनी। जी भाई, मैं आंसर करता हूँ। आपकी दूसरी जो आपका दूसरी बात थी वो, मेरा ना बीच में थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं सुन नहीं पाया। खैर, जो आपकी पहली बात है उसका आंसर ये है कि फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का में अपने यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट किए थे। और ये पूरा वाक़या दर्ज है इन्हीं अल्फाज में कि जो मदीना के लोग थे उन्होंने कहा कि अंसार, कि आप जो है सारा माल उन लोगों को दे देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था एग्जैक्टली कि क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि ये जो है दुनिया का सारा माल ले जाएं और तुम जो है अल्लाह का नबी ले जाओ। तो उस टाइम यही बात थी कि कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि जो तालीफ़ क़ल्ब है उसके लिए सदक़ात दिए जा सकते हैं। जो लोग नए मुसलमान हुए होते हैं तो उनकी तालीफ़ क़ल्ब यानी कि उन्हें यानी कि एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम इस दीन में रहेंगे तो ये दीन हमें सपोर्ट करेगा जब हमारे पास बुरे हालात होंगे। तो देखिए डेफिनेटली इसके लिए माली मदद की जा सकती है लोगों देखें की। तो ये सर, उनका आर्गुमेंट था। और आ- आप जो बात कर रहे हैं ना सर, देखें जब एक बंदा दीन छोड़ के आता है ना, तो वो पूरी रिश्तें जला के आ रहा होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहा होता है, पीछे लोग उसको पत्थर मार रहे होते हैं, उसके पास अपने भी नहीं होते, अपने उसको देख लें तो जान से मार दें। वो इसलिए बनाया गया था रूल कि भाई जो बंदा आ रहा है उसको वेलकम करो, उसे दाना पानी दो, घर का शेल्टर दो, ताकि वो यहाँ बैठ सके। उसको पीछे भी किसी ने मुंह नहीं लगाया, तुम भी लोग मुंह नहीं लगाओगे, वो कहेगा इससे तो अच्छा पहले ही में था। कितने सरदार थे जो इधर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि यार पहले तो बड़े लोग मजिद कर रहे थे, इधर आ रहा हूँ, इधर भी कोई नहीं मुंह लगा रहा है, इधर एटलीस्ट चलो आप उसको सपोर्ट कर दो कि उसे ये होगा यार चलो ठीक है, somebody इज वेलकमिंग मी, मैं सर्वाइव कर लूंगा। वरना उठ उठ के वापस चला जाएगा, कहेगा भाई पहले तो इज्जत मिल रही तब तो वो भी नहीं मिल रहा भाई इधर। वो उस सिनेरियो में था। बाकी अब अल्लाह ने क्या कहा है, तुम उनके, यार मुझे इसका वर्ड नहीं सही आता, कि तुम उनके डे केयर नहीं है उनके, ठीक है ना, कि तुम्हारा जी जिम्मा नहीं है जी उनके ऊपर उनको इस्लाम फैलाना। जो मैंने जिनको जन्नती करना था कर दिए, जो उसकी करना था कर दिए, तुम्हारा काम है सिर्फ मैसेज देना। पैसे देना तो बहुत दूर की बात है ना, क्या कहते हैं तलवार के जोर पे इस्लाम नहीं फैलता, तो पैसा तो फिर जी। दूर की बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी बस जी मैं आवाज वो आ रही चीज़ है मेरी? करूँगा, तो वो जो पॉइंट था वो सिर्फ फॉर डोनेशन और ब्राइबरी में बहुत फ़र्क है। और डोनेशन इज जस्ट फॉर दिस पर्पस कि अगले बंदे को आप सपोर्ट करो, अगले बंदे का दिल जो थोड़ा मठा हुआ है यार कि मैं सब, क्योंकि हर बंदा सोचते है यार कि मैं छोड़ तो आया हूँ, अब पत्नी ये सही है ये नहीं है, तो एटलीस्ट उसको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर दो ताकि उसकी एक तो टेंशन खत्म हो ना यार। बाकी वो अच्छा कहेगा जी, अब अच्छा ऐड करने की मैं दीजिए, या इजाजत है मुझे? जी 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 प्लीज। जी इस्लाम जी इस्लाम वालेकुम। देखिए, दीन को हमने इधर कतर में, दोहा में 6 इयर्स रहे हैं, तो वहाँ पे सही दीन को अच्छे से सीखा, साथज़ा से, शयूख से। तो मैंने भी और मेरे मियाँ ने भी, तो इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो लोग अभी इस्लाम नहीं लाए लेकिन दिल उनका हल्का सा रागब है इस्लाम की तरफ, तो उनके ऊपर आप अपने सदकात जेनरसली खर्च कर सकते हैं। वो उन मद्दों में आता है जिसमें सदका खैरात और अल्लाह के नाम की चैरिटी, कि आपने दिल को, उनके दिल को मजबूत करना है अपने दीन की तरफ। तो उसके ऊपर हमें अच्छी तरह ये हमने सीखा कि इस मद में आप पैसे खर्च कर सकते हैं टू ब्रिंग देम टुवर्ड्स द दीन। ये नहीं है कि पैसे देंगे कि इतने पैसे ले लो तो दीन में आ जाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि कोई भी उनके मुश्किल हालात हैं, कोई भी चीज़ है, इवन बिफोर बिकमिंग कमिंग इनटू द रिलीजन, हमारे ट्रू दीन में आने से पहले भी उनके, आपने देखना कि उनका दिल रगबत है उसमें हमारे दीन की तरफ, then you are allowed, this is from our deen, true deen, कि you are allowed to spend money on those people जिनके सॉफन है हार्ट और वो दीन में आ सकते हैं। सॉरी, मैं जरा वॉक पे हूँ तो मेरे ये साइकिल्स वगैरह गुजर रहे हैं, ये रेसिंग वाले लोग, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट प्योर प्योर कि खुदा ना खास्ता पैसे दे के दीन में लाना, ऐसा भी नहीं है। आप उसकी जो बड़ी थिन लाइन है उसको समझें। और जब हम मुसलमान अपने दीन के लिए काम करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ये बहुत ही खूबसूरती से पता होना चाहिए कि कहाँ पे, सॉरी माजरत है, ये मैराथन सी हो रही है। अच्छा, तो इसलिए आपने उसको बहुत ही ज्यादा समझना है। आपका इंटेलेक्ट आपको बताएगा कि दिस इज अ राइट प्लेस जहाँ पे आप खामोशी के साथ अपना माल खर्च करते हैं और उनके दिल हमारे दीन की तरफ मजबूत होते हैं और वो हमारे दीन में आ जाते हैं। दिस इज अलाउड इन इस्लाम। बस यही मुझे ऐड करना था। इसको बिल्कुल आप राइट एंड लेफ्ट की तरफ ना
लेके जाइए कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम की तरफ या दूसरी, ऐसा अच्छा नहीं अच्छा। है। इससे इसकी खूबसूरती को समझे, ठीक है। आई थिंक पॉइंट जो है वो आपने सही एक्सप्लेन कर दिया माशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि जो सायरा ने बात की है आई थिंक वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो मैं उनको उनसे उनको उनका हैंड भी रेज़ है, वो क्लियर कर देते हैं उन्होंने क्या बात की, शायद हम हमें शायद अच्छा नहीं, गलत लग रहा सॉरी, है। मैंने लेट ज्वाइन किया, माजरत। सायरा को मैंने नहीं सुना, मैंने भाई को सुना है, अभी इनकी बात सुनी है ना। अच्छा तो अच्छा ठीक है। मुझे मुझे मैंने किसी और। मुझे मुझे लगता है कि कोई और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही तो इसलिए वो जिन्होंने बात की है वो खुद ही क्लियर कर हाँ देते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने जी यकीनन अच्छी सायरा, बात की है। आप अनम्यूट कर लें। नहीं, मैंने जो बात की है वो मुझे पता है, मैंने तारीख में पढ़ी हुई है। ये जो बात है वो यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई में बद्दू जो कबाइल थे ना, जो बाद में इस्लाम लेकर आए थे बाद में, तो मदीना के बाहर के हुदूद की बात हो रही है, ये मक्का के लोगों की भी बात नहीं हो रही। तो जब वो यानी जौक दर जौक जो है वो यानी अरब के गिरदोनवाह में रहने वाले बद्दू कबाइल जो थे, वो भी जब इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए तो बहुत से बद्दू लोगों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के लिए पैसा मैटर करता है ना। उन लोग, ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ होती है कि अच्छा भाई अब साइड पे पावर्स चेंज हो रही हैं, ये उन लोगों के का इंटेलेक्ट उस लेवल पे नहीं होता, तो ऐसे लोगों को फिर अपने दीन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उसके ऊपर उसको कायम करने के लिए उनकी माली मदद करना वो होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा ये मतलब नहीं था कि क्या नाम है, अपने दीन पे लाने के लिए किसी को पैसे देकर उसे खरीद कर दीन पे, तो कोई खरीद कर तो कोई भी किसी को दीन पे नहीं ला सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो थे ना, डिफरेंट साइकोलॉजीज के अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए हैं। हर कोई एक उस लेवल पे उस लेवल का बंदा नहीं होता, हर कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं होता, हर कोई उमर फारूक नहीं होता, हर कोई बिलाल हबशी भी नहीं होता, ठीक है। अब वो मैंने वो एक गुलाम की मिसाल भी दे दी आपको, लेकिन जिनके अंदर तलब थी, ठीक है ना, दीन की तरफ आने की। तो जो बद्दू कबाइल के अफराद होते हैं उनके लिए जस्ट अपना जो है वो एक इकोनॉमी वो चलाना, और वो ऐसे, वो जाहिर सी बात है, वो अरब के अंदर जिस तरह भाई वो कह रहे थे कि मक्का में आकर रहना था उन्होंने, वो छोड़ आए थे, नहीं छोड़ के नहीं वो आए थे, वो पैसे लेके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस अपनी ही जगहों पे वापस चले गए थे। तो उन्होंने वहां पे वापस जाकर रहना था, तो इसलिए उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए थे। और इसके बकायदा वो मैं शेयर भी कर दूंगी इनसे फाइंड आउट करके। जी सहरा, जी। आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदा मुसलमान हो के आता है तो उसे घर वाले या फिर ट्राइब वाले वेलकम करेंगे? आपको क्या लगता है वो आके इजीली वापस जाएगा, कहेगा कि तस्लीम करेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने जस्ट ज्वाइंट फ्रॉम मोहम्मद रिलीजन और मैं इधर रहूँगा, तो किसी को मसला तो नहीं है? सारे कहेंगे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, ज्वाइन कर लिए, कोई मसला नहीं है। आपको वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं, ये अब्दुल ठीक है। अहमद अहमद जो ये बात हो रही है ना, वो ये बता रही हैं बद्दू जो थे ना, जब फतह मक्का हो गई तो उसके बाद की बात है बता रही हैं। उस वक्त तो हर अच्छा। बंदा इस्लाम ला रहा था, इवन दो के हाँ। ताइफ से भी जब बात हुई तो ताइफ के लोग भी इस्लाम ले, और उन्होंने आगे से क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम इस्लाम ले आते हैं, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि जब जाहिर पता मुसलमान ज़्यादा हो रहे थे और उनकी तादाद, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी पावर, पैसा, हर चीज़ ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने आगे से क्या बोला ताइफ के लोगों ने कि हम इस्लाम ले आते हैं, लेकिन हमें जो हमारे बुत है ना इनको कुछ मत कहिएगा, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए वो आगे से डील भी क्या कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो लोग, इस्लाम भी लाने लेकिन वो बुत भी रखने हैं। तो टर्म्स और ट्रेड जो है ना, वो टर्म्स और ट्रेड हरती ही है अभी तो ये पाकिस्तान। उस वक्त की टर्म्स और कंडीशन ट्रेड की बात करें तो तभी होता है। ये है बेस्ट कि ये बात जो उन्होंने पढ़ी है इस कॉन्टेक्स्ट में, दो तो थे खैर ऐसे कि वो सरफिरे लोग थे और वो बदतमीज भी बहुत थे, हुजरात से में पता चलता भी है। तो मे बी वाइट भी ये बुक को इस सिरा में कुछ इस एंगल से लिखी हो कि वो अम, मुतालबा इट करते हो वाज अ कि यार हम डोनेशन। तभी आएंगे शायद। इट तो वाज अ डोनेशन हसन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चल, आई कैन बेट। ओके, ठीक है, इट वाज अ ठीक डोनेशन। है, नो नो इशू, वही नो आप इशू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो घोड़े वाली बात है कि उसने कहा है कि बंदे ने कहा था कि मैं मान ले आया, मैं घोड़े, आपको शायद पता ही हो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े वाला सौदा किया था। अच्छा खैर, बट स्टिल वो अजान हम रशिया वाली बात पे हम डिस्कशन करेंगे, एंड वी हैव टू इंशाल्लाह। फाइंड आउट व्हाई रशिया कैन डू लॉबिंग इन यूएस, क्योंकि आई थिंक इंशाल्लाह। वही अगर वो हमारा सॉल्व हो जाता है तो हमारे अपना बात भी सॉल्व हो जाएगा। चलें, ठीक है, यहाँ पे ठीक एंड है। करते हैं और मैं ओके, आपसे थैंक यू भाई। कांटेक्ट भी करता हूँ, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं हम लोग, ठीक है, मिलके, कम्युनिटी मिलके। ठीक है भाई। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगले अगले वीक भी हमारा मंडे को और फिर थर्सडे को सेशन होगा इसके ऊपर, तो आप लोग सब ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया सेशन। हाँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।